श्रुति शर्मा, इशिता किशोर मैम, इन सब की कॉपीज में कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ है, इसलिए हमने ये एक्सेल शीट बना ली। तो पीवाईक्यू में आपको टॉपिक सब पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, और उसके अराउंड ही वही जो मतलब बैंग ऑन अप्रोच यही होता है कि आप उसी के अराउंड ही नोट्स बनाओ। एक्चुअली में यूपीएससी ना वही है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी मैटर करता है कि शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब क्या है। जैसे जीएस 1, 2 और 3, 4, तो 1, 2 लिख कर आते हो आप, 3, 4 दूसरे दिन होता है, आपके पास 5 घंटे होते हैं बीच में, तो आपको 3 भी रिवाइज करना है, 4 भी रिवाइज करना है, कैसे करोगे? तो आपके शॉर्ट नोट्स नहीं है तो कहां से रिवाइज करोगे? आपको 2 घंटे में रिविजन करना है। कुछ डिफरेंट नहीं है, बट आई थिंक आउटपुट में बहुत डिफरेंस आ गया था, और हर बार आया क्योंकि कभी मेरा प्रीलिम्स निकला है, कभी उसका मेंस निकल गया, उसका एक बार में रैंक आया, मेरा मेंस से निकला था, तो उसका रीजन हम लोग कहीं ना कहीं फाइंड आउट करने का ट्राई किया था। तो मतलब बेसिकली फंड है कि पॉजिटिव एटीट्यूड या डिल्यूजन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहो। सिमिलरली हम लोग बाकी भी डिकोड नहीं कर पाते कि कभी कभार क्या होता है, हमें लगता है कि पेपर अच्छा हुआ है बट नंबर अच्छे नहीं आते हैं। तो ये नेशनल ज्योग्राफिक वाला एक एक्सपीरियंस था जो मैं बताऊंगी कि इसको अपन तुक्केबाजी जैसे पोर्ट्रे करते हैं तो बहुत ही रॉन्ग लगता है, यार तुक्का मारे रैंडम रूल से, पर ये पैटर्न है। बाकी तो इसने जैसे बताया ऐसे और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो शशांक की देन से मुझे आ गए हैं, अभी खूब सारे पहले नहीं आते थे। इसका मेजरली आप लोगों ने जैसे थीम देखा होगा तो हमने रॉ एंड रियल रखा है। रॉ एंड रियल यूपीएससी सीएससी स्ट्रैटेजी सान्या शशांक। अभी वो सिनेमा हॉल्स जैसे डिस्क्लेमर हम खुद नहीं पढ़ रहे हैं, आप ये डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं कि मेजरली डिस्क्लेमर यही है कि हम लोग की जो स्ट्रैटेजी हमारी खुद की पर्सनल होगी, और वैसे भी क्योंकि आप लोग का सबका अपना अपनी स्ट्रैटेजी होती है, और थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही आप लोग ये, तो वो इम्पोर्टेंट है। हाँ वो इम्पोर्टेंट क्योंकि है। हम लोग अपनी तरीके से प्रिपरेशन करें, और हम दोनों पूरे टाइम साथ में प्रिपरेशन करें, तो हमारे जितने भी नोट्स हैं और सब सेम ही था, इनपुट सेम है, बस आउटपुट थोड़ा डिफरेंट है, तो वही है। मतलब हाँ ऑब्वियसली दैट वेरीज, हाँ, पर लेकिन अब हम आगे देखते हैं। तो ठीक है, दिस विल बी आवर फ्लो। मेजरली हम ऐसे चलेंगे, प्रीलिम्स बताएंगे, फिर मेंस बताएंगे, फिर इंटरव्यू बताएंगे। इंटरव्यू ठीक है, इंटरव्यू हम छोड़ देंगे, हल्का फुल्का अपना एक्सपीरियंस बता देंगे क्योंकि हमें भी फिगर आउट नहीं हुआ है, हमें भी अपने मार्क्स के वेरिएशन का रीजन पता तो नहीं चल रहा है कि क्यों आया है, तो वैसा ही है वो सीन। बाकी फिर लास्ट में क्वेश्चंस ले लेंगे। तो अभी दिस इज अस, मे बी शशांक विल स्टार्ट की अपना बैकग्राउंड इधर। ठीक है। सो hello everyone, my name is Shashank Ramari, as you know, and I have secured AIR 972 this year, and this was my 4th attempt, and I've graduated from IIT Bombay in 2019 in mechanical engineering, and I worked for OYO for 1 year, and after 2020 I've started for UPSC. I've started preparation for UPSC, and after that I think you can continue. एंड बिल्कुल एनालॉगस ही मेरी जर्नी है। मेरा ऐसे है कि मैं जयपुर से हूँ और उसके बाद फिर आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन की है। मी एंड शशांक वर बैचमेट्स देयर, एंड इसका बोला क्या तूने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इसका, मेरा केमिकल इंजीनियरिंग था। और उसके बाद में मैंने भी 1 साल जॉब की है कंसल्टिंग में नोमुरा में, और उसके बाद में फिर हम दोनों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 2021 वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये तो हमारा बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया। नाउ वील गो अहेड विथ आवर प्रिपरेशन जर्नी, जो कि ऑब्वियसली विल इंटरेस्ट यू मोर है। तो प्रिपरेशन जर्नी बताएगा शशांक? हाँ। तो हम दोनों ने 4 अटेम्प्ट दिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, देन सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सी सेट नहीं हुआ था, थर्ड अटेम्प्ट में देन मैंने मेंस लिखा, फोर्थ में मेंस लिखा, इस बार मेरा रैंक आई है। बेसिकली मैंने 3 अटेम्प्ट्स लिखे, एक इंटरव्यू और प्रीलिम्स एक बार ड्यू टू सी सेट मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। और मेरा ऐसे था, उसके एनालॉगस में आप लोग को बता दूं। फर्स्ट अटेम्प्ट शशांक का जब प्रीलिम्स हुआ था तो मेरा नहीं हुआ, जीएस नहीं हो रहा था मेरा, पढ़ हम सेम ही रहे थे, पूरा कंटेंट बहुत अच्छे से कवर कर रहे थे, पर नहीं हो रहा था मेरा। सेकंड अटेम्प्ट में इसका सी सेट नहीं हुआ, पर मेरा फिर से जीएस प्रीलिम्स ही नहीं हुआ 2 बार। तो तब मैंने सोचा कि अभी डिच, जॉब जाते हैं वापस। पर लेकिन फिर थैंकफुली शशांक ने मुझे मोटिवेट कर दिया कि दे दे यार फिर से। तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट में प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और रैंक आ गई। फिर फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने फिर से दिया रैंक इंप्रूवमेंट के लिए, तो मैंने और शशांक ने साथ में फिर से दिया। तो हम दोनों का प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ वापस अभी, और अभी जो रैंक आई है पब आई है इस बार। तो दिस इज इट इन आवर प्रिपरेशन जर्नी कि ब्रॉड हमारा कैसे रहा है। बाकी वील कवर इन बिट्स एंड पीसेस, है ना? ठीक है। फिर उसके बाद में आर टीम वर्क, चलो ये मैं बताती हूँ, ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, जो कुछ तो ब्रेनस्टॉर्म करके हमने लिखा है, पर इसका ऐसे सीन है, ये शशांक बता देगा, कि हमारा जो इनपुट्स में था वो पूरा टीम वर्क था। तो दैट इज इम्पोर्टेंट टू नो, क्योंकि मतलब दैट सेट्स द कॉन्टेक्स्ट ना कि हमने एग्जैक्टली कैसे किया। हम लोग ऐसे करते थे कि हमने प्री के और मेंस के पूरे नोट्स साथ में बैठ के ही बनाए, हाफ ऑफ डिवाइड करके बनाते थे, और फिर आधे नोट्स शशांक मुझे एक्सप्लेन कर देता था, आधे मैं उसे एक्सप्लेन कर देती थी।
तो ऑब्वियसली मतलब डबल रिविजन भी हो जाता था और हेल्प भी हो जाती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब इंटरव्यू प्रेप भी हमने साथ ही कर ली थी, तो ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए कि द वे वी प्रिपेयर्ड वाज कंप्लीट टीम वर्क। तो ऑब्वियसली उसका एक फायदा था कि हम बहुत एक्टिव लर्निंग कर रहे थे। ऐसे पैसिव रीडिंग हमारी कभी नहीं होती थी, ऐसे बहुत एक्टिवली कि अरे यार तुझे क्या लगता है इसके आगे क्या होना चाहिए, ये थ्योरी का क्या मतलब है, एग्जैक्टली ये क्या है, तो वो हमें शायद हेल्प किया। एक फिर नेगेटिव आई थिंक उसमें ये रहता है कि स्लो होता है फिर थोड़ा, क्योंकि साथ में प्रेपरेशन करते हैं तो दोनों की स्पीड मैच करना पड़ता है। कभी कभार मैं फास्ट हो गया, मैं कभी स्लो हो गया, और कभी ये फास्ट है कभी स्लो है, तो हम दोनों को एक पेस में चलना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा जो प्रिपरेशन होता है वो थोड़ा आई थिंक अगर कोई बच्चा अकेले कर रहा है तो उनका पेज जितना होगा उससे हमारा आई थिंक कम होगा। बट क्योंकि हम लोग रिविजन कर रहे हैं और एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रास्प होता है, और ज्यादा अच्छी तरीके से आई थिंक ज्यादा रिविजन करने की में भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। बस वो नेगेटिव था हमारे केस में आई थिंक। बट हाँ मतलब दोनों में यही सिंगल प्रिपरेशन, अगर कोई अकेला प्रिपरेशन कर रहा है उसमें ही फायदा है। डबल में ये होता है कि आपको रिवीजन करने में ज्यादा हेल्प हो जाती है आई थिंक। But it does pay off, right? या इट पेज ऑफ। हाँ, मैं नेक्स्ट यही बोलने वाली थी कि ये कॉस्ट हमने पे कर दिया हाँ। मेरा वो। यार हाँ, मैं सैंपल देती हूँ आपको। जैसे सपोज हमें प्रेसिडेंट रिवाइज करना है पॉलिटी में, तो हमने उठाया, मैंने पूछा यार शशांक कौन अपॉइंट करता है, तेरे को पता है ना? प्रेसिडेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है ना, तेरे को पता है ना? फिर हम ऐसे आगे से आगे जो भी हमें थीम्स लग रहे हैं हमने एक्टिवली रिकॉल कर लिया एक दूसरे को पूछ पूछ के, तो वो टॉपिक रिवाइज हो गया। ऐसे बोल बोल के ही हमारा पूरा एज इफ आप क्लास में करते हो ना, जैसे कोई टीचर करवाता है वैसे हम दोनों एक दूसरे को करवाते हैं। तो बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत गला खराब होता है, पर ठीक है फाइनली हो गया। मेरा गला तो बैठ ही गया था, अभी वापस आया है। इसके अलावा चलो, तो ये हमारा पॉइंट ये था इधर कि इनपुट्स हमारे एग्जैक्ट सेम थे। नोट सेम है आई थिंक, सब सेम है, पेपर भी हमने सेम ही दिया है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बट आई थिंक आउटपुट में बहुत डिफरेंस आ गया था, और हर बार आया क्योंकि कभी मेरा प्रीलिम्स निकला है, कभी उसका मेंस निकल गया, उसका एक बार में रैंक आया, मेरा मेंस से निकला था। तो उसका रीजन हम लोग कहीं ना कहीं फाइंड आउट करने का ट्राई किए थे, तो उसका रीजन हमने कहीं ना कहीं लिखा है क्या क्या फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली में। तो पहला जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, और यू कैन सी यू डेल्यूज द न्यू सल्यूट, अगर आप लोग ने सुना होगा। तो मतलब बेसिकली फंडा ये कि पॉजिटिव एटीट्यूड या डिल्यूजन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप पॉजिटिव रहो। जो मेरे साथ हुआ है, अभी आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरा थर्ड मेंस और फर्स्ट मेंस का एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट मेंस में हमारे नोट्स पूरे रेडी नहीं थे, तो हम लोग ने नोट्स बना रहे थे उस टाइम पे। बट लास्ट मोमेंट पे एग्जाम के आई थिंक 10 दिन पहले मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका था कि यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहली बार लिख रहा हूँ, कुछ पता नहीं कैसे होगा। और वो होता ही आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट जो भी मेंस लिखता है तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता है। हाँ। बट फिर यही था कि इसने कॉन्फिडेंस लिया कि भाई नहीं तू पेपर कंप्लीट कर। तो मेरा उस समय बस फोकस ये था कि पेपर में कंप्लीट करके आऊँ, पहला तो टास्क मेरा ये था। इसमें मैं तुम्हें असली मसाला बताती हूँ। हुआ ये था कि पेपर जनवरी में था और 25 दिसंबर 20 दिसंबर की बात है, तब शशांक ने पहला मॉक टेस्ट लिखा मेंस का, और मैं क्यों डर रहता है, इनर्शिया था बहुत ज्यादा मेंस के दिखा कि यार पता नहीं होगा कि नहीं। मैं तो पूरी एनर्जी से लिखूंगा, और जब लिखने लगा तो 12 क्वेश्चन खत्म हुए मैं 3 घंटे में। मतलब ये भी होता है, तो गिव ये अप भी हो गया होगा था। आप लोग के साथ, मतलब जो बहुत पहली गिव बार अप हो पेपर गया था। लिखोगे तो पूरे क्वेश्चन कभी कंप्लीट होंगे नहीं मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग में। तो वो 10-12 से ही स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे इंप्रूव होता है। और मैं तो 10 दिन पहले लिख रहा था मेंस के, होगी तो मेरी तो ऐसी हालत खराब हो गई थी भाई, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बट आई थिंक उस समय सानिया ने बहुत कॉन्फिडेंस लिया कि भाई नहीं हो जाएगा, करके देखते हैं। फिर मैंने 10 दिन बहुत ज्यादा लिखा, उस पर फोकस किया, जैसे मैंने लोगों को बताया। मेरा फोकस ये नहीं था कि मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मैं पेपर कंप्लीट करके आऊंगा। बट अब ये चीज थर्ड मेंस में आता हूँ मैं, अब हमारे पास नोट्स रेडी है, सब रेडी है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैंने सेकंड टाइम मेंस नहीं लिखा था। तो हम लोग उस समय बहुत ज्यादा नोट्स बनाने में फोकस करे, तो स्पेशली हमारा एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज्यादा टाइम चले गया था। तो जब हमने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी आफ्टर प्रीलिम्स, तो उसमें एक बहुत मेजर इशू ये रहा कि हम लोग भी वही नोट्स, कुछ कुछ चीजों का रह गया था तो उसी पे नोट्स बनाने लग गए। फिर एक टाइम पे रिविजन कर रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस मेरा कम हो गया फिर से कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और ये मेरा हमेशा से रहता था कि यार आंसर नहीं लिखा है तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बट सानिया का ऐसा नहीं होता था, वो सोचती थी कि यार नहीं हो जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये सोचता था कि टॉपर्स बोल रहे हैं कि एटलीस्ट दो हर जीएस के पेपर तो लिखने ही है। हाँ, मिनिमम ये क्राइटेरिया सेटअप कर लेते हैं हाँ। अपने दिमाग में कि यार इतना नहीं होगा तो नहीं ही होगा, मतलब ऐसा। तो वो मैंने दिमाग में सोच लिया था। बट आई थिंक उसके चक्कर में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर कंप्लीट किया, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में पेपर नहीं कंप्लीट किया, और बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आया मैंने। तो उसका रीजन ये था क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था इस बार बहुत ज्यादा। तो ये चीज इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आई थिंक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी स्टेज में। आई थिंक वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, बहुत ज्यादा सब चीजें मैटर करेगा। और वो एक्चुअल में ड्यूरिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा लोज में जाओगे, बहुत बार लोज में जाओगे, फिर वापस हाई में आना ही पड़ेगा आप लोग को, तो इंपॉर्टेंट है। सेकंड आई थिंक तू बता दे। लक हैज टू बी एक्नॉलेज्ड। ठीक है, ये तो मतलब मान के ही चल लो यार, एक्सेप्ट कर लो, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत क्वेश्चन किया है यार, क्यों लक होता है, हमारे ऊपर होना चाहिए ना, बट वी डोंट नो। मेरे लास्ट ईयर ऐसे में 110 आए थे, इस साल 85 ही आए। तो
क्यों, कैसे, मतलब शायद इस बार बेटर ही लिखा था थोड़ा, या तो टॉपिक का चॉइस सही नहीं था या क्या। और सिमिलरली हम लोग बाकी भी डिकोड नहीं कर पाते कि कभी कभार क्या होता है, हमें लगता है कि पेपर अच्छा हुआ है बट नंबर अच्छे नहीं आते हैं। तो देयर इज रोल ऑफ लक कि तुम क्या अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या उसका आंसर है, क्या तुमने वो पढ़ रखा है, क्या तुम्हारा बैठ गया तुक्का भी। तो अक्नॉलेज दैट कि लक से डिफरेंसेस आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तुम एफर्ट मारोगे तो तुम एक रेंज में लाई करोगे, और उस रेंज के अंदर लक विल वर्क। दिस इज अनदर फैक्टर। और तीसरा फैक्टर था स्किल्स अक्वायर्ड फ्रॉम चाइल्डहुड। Right. हमें हमें सही में फील हुआ प्रेप के वक्त की हाँ, मैटर आई कर थिंक जाता है। ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आई थिंक जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रीलिम्स मेरा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मेरी मेमोरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सानिया। किसी किसी की मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की राइटिंग स्किल अच्छी रहती है। तो आप लोग देखे होंगे कि लड़कियों की राइटिंग फ्लेयर अच्छा ही होगा एज कम्पेयर टू बॉयज, तो वो चीज Not- हमेशा ही रहेगा। हम कोई स्टीरियोटाइप नोट नहीं कर रहे हैं, बट एक रहता है ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा जब मैं लिखता हूँ तो यार उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, लेकिन वही प्रेजेंटेशन गर्ल्स का थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीज हमको लगता है, तो मुझे बस एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत होती है। तो आपको ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपका कहाँ पर मिसिंग पॉइंट है, आपके नेगेटिव्स क्या है, उस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पॉइंट बताने का रीजन ही यही है एक्चुअली में, कि आपको पता होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है, मतलब आपके हिसाब से आपके क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर फोकस करिए, क्योंकि उसके कारण ही एग्जाम निकलेगा। किसी को फॉलो करना, इसलिए हमने बोला तो पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब यही है कि आपके अलग पॉजिटिव्स होंगे, मेरे अलग पॉजिटिव्स होंगे, मेरे अलग नेगेटिव, आप लोग के अलग नेगेटिव है, तो उस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक। बाकी इसमें मैंने बस ऐसे हमने क्यूज लिख रखे हैं कि ताकि हम कुछ छोड़े ना जो हमें बताना है। हाँ। तो ये नेशनल ज्योग्राफिक वाला एक एक्सपीरियंस था जो मैं बताऊंगी कि तुमने बचपन से जो किया है वो मैटर करता है। मैं नहीं देखती थी, मैं शायद डोरेमोन ही देखती थी, पर शशांक शायद नेशनल ज्योग्राफिक देख लेता था। इंटरेस्ट। तो पहली बार में पैंगोलिन वाला क्वेश्चन है, बहुत पढ़ के गई एनवायरनमेंट, बहुत पढ़ के गई, फिर गलत कर दिया 2021 के अटेम्प्ट वाला। तो यार तू सही कर कैसे रहा है? तो यार बचपन में देखा तो था। मैं कहा कब देख लिया? फिर ये मुझे हर साल फील होता है, हर साल फिर स्पीशीज का एक और नया क्वेश्चन आ जाता है। अब लायन क्या करता है, अपनी सेंट छोड़ता है, वटेवर, मेरे को नहीं आता, पर इसको आता है, तो आई थिंक वो पे तो करेगा। तो दीज आर द फैक्टर्स विच यू हैव टू एक्सेप्ट। आप हर समय अगर साथ में वर्क कर रहे हो या क्लास में भी लोग हैं, तो आप ये नहीं सोच सकते कि बाजू वाले ने भी मेरी जितनी मेहनत की फिर इसके नंबर कैसे आ गए। तो थिंग्स विल वेरी। तो ये तो हमारा वो हो गया मेजरली जर्नी, इनपुट आउटपुट जो भी हमने बताया सीन। अभी आगे चलते हैं। बीइंग रियल। हाँ, तो यहाँ पर यार बीइंग रियल हम लोग का आई थिंक जो मेन मोटो यही था कि बीइंग रियल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हम लोग आई थिंक बताने का ट्राई कर रहे हैं। वो ये है कि यहाँ पर 3 चीज लिखे हमने: रियलिस्टिक टारगेट्स, रियलिस्टिक अप्रोच और हिट द बुल्स आई। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियलिस्टिक टारगेट रखने का मतलब क्या है। अब यहाँ पर प्रीलिम्स हो या मेंस हो, प्रीलिम्स में हमने लिखा है द 60 रूल। अब उसका मतलब क्या है? द 60 रूल का मतलब है कि आपके पास 100 क्वेश्चन है, आपको 60 सही करके आना है, ठीक है। अब आप वो कितना आपको अटेम्प्ट करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन आप अगर आपने 60 अटेम्प्ट कर लिया सही, तो आपका श्योर शॉट होगा, क्योंकि हर बार आप देखेंगे तो 90 प्लस अगर आपका मार्क्स आ रहे हैं तो आपका हो जाएगा। अगर आप 60-40 करेंगे तो 93.33 मार्क्स होते हैं। 60-40 करेंगे, 60-30 करेंगे तो 100 होता है। 60-40 मतलब 60 करेक्ट 40 रॉन्ग, जो कि अगर आपने टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए तो भी आपका 93.33 होता है। तो 60 इज द बेंचमार्क आई थिंक, जहां पर आपको सही करना ही करना है। और उसके लिए अब अगर कोई 80 क्वेश्चन करके आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। कोई 85 करके आएगा तो और प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी। 90, 95, 100 तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अगर आपने 90 क्वेश्चन के बाद 100 क्वेश्चन में अगर आपने 10 क्वेश्चन श्योर शॉट पूरा ही गलत करके आ गए तो भी आपका 93.33 आएगा, लेकिन 10 में से एक तो सही हो जाता है, थोड़ा तो पॉजिटिव मार्क्स आएगा ही। तो मैटर ये करता है हमारे हिसाब से कि यार क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा करो और फोकस करो कि 60 क्वेश्चन ढूंढना है हमें, कैसे भी तुक्का पड़े कैसे पड़े कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुक्का ही पड़ेगा, तुक्का पड़ के 60 तक पहुंच जाना है। बस बस वो पढ़ ही जाता है। 10 क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा किसी को, हमें भी इस बार नहीं आता था, हमने फिर भी रैंडम क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, बट एक या दो तो सही हो ही जाएगा यार। हाँ, हो वो जाता तुक्का लग ही जाएगा आपका, लोग यही मतलब मुझे तो वो वाई भारत मैटर्स भी नहीं आता था। लोग तो बुक्स पढ़ के बैठते, बुक बोलते हमने तो पढ़ी है ये। हाँ। पर ठीक है, न्यूज में कौन चलता रहता है, जयशंकर जी ही चलते हैं, तो माफ कर दिया। तो ऐसे ही है, मतलब तुक्का मारो, बट जो भी करना है उस हिसाब से। तुक्का मतलब ऑब्वियसली अपना एजुकेटेड गेस ही होता है। हाँ, पर हाँ, वो तो यार वो होता ही है, मतलब बट बेसिकली टारगेट रियलिस्टिक रखो। ये नहीं कि अरे हम तो इतना प्री में पढ़ लेंगे कि सब कुछ ही हाँ, सही सब कर कुछ लेंगे। कवर करने की बात नहीं, यही हम लोग। हाँ, हाँ, ये आई थिंक रियलिस्टिक अप्रोच में यही हमारा मतलब है कि यू कांट स्टडी ऑल, सभी नहीं पढ़ सकते आप कभी भी। प्रीलिम्स में तो आप देखोगे कि इतना ज्यादा ब्रॉड है, आप मेजरली चीजें पढ़ो, फिर एट द एंड आपको मैटर करता है कि आप अटेम्प्ट कैसे करोगे। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नॉलेज एक लिमिट के बाद कम, मतलब हमने इस बार 4th अटेम्प्ट जब हमने इस बार मेंस प्रीलिम्स दिया था, तो हमने नहीं पढ़ाई करी थी, बट हम लोग को बस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी आती है, तो वो हमने बस अप्लाई करी और उसके कारण ही हमारे मार्क्स आ रहे हैं, नहीं तो नहीं है।
सिंपल यही फंडा है। फिर ये भी मेंस और इंटरव्यू वाला। तो मेंस का यार देखो, हमने बस बेसिकली हमारा पॉइंट ये था कि टारगेट होना चाहिए रियलिस्टिक। अब टारगेट क्या होना चाहिए वो हमने थोड़ा सा सोचा। प्रीलिम्स में हमारा ये थॉट प्रोसेस रहता है 60 वाला जो शशांक ने बताया। मेंस में हम हमारे से जो हमारी स्टडी टेबल है उसके आगे मुझे याद है शशांक ने दीवार पे लिख के रखा था कि इतने नंबर लाने, इतने नंबर लाने। तो वो ये हमारा ये रहता था कि इतने लाने हैं हमें। तो 410 जीएस में रहता था, 110 हम सोचते थे कि ऐसे में ले आएंगे जो नहीं आए, और फिर 270 हम सोचते थे कि एंथ्रो में ले आएंगे। पर ये बहुत ही ऐसे रियलिस्टिक टारगेट है। जब हम इसको ब्रेक करते हैं ना तो हमें ये नहीं लगता कि यार पता नहीं इको तो मतलब थोड़ा ये पॉइंट तो छूट गया मेंस में तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं होगी यार, 410 लाने हैं। तो उसको हम फर्दर ब्रेक कर देते हैं कि एथिक्स में थोड़े ज्यादा आते हैं ना, एथिक्स में थोड़े 110 115 तक आ जाते हैं, और फिर फर्दर भी ब्रेक कर दो तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ओवरऑल तुम इतना ला सकते हो बेसिक लेवल ऑफ मेहनत से। फिर और इंटरव्यू में फिर हम सोचते थे कि 170, तो वो हम ऐसे मान के ही चलते कि इससे ज्यादा तो किस्मत ही है, आएंगे तो आएंगे। हमने एक एक्चुअली में अटेंड किया था, उसमें एक बस्सी सर, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, जो रिटायर्ड है ब्यूरोक्रेट। तो उन्होंने बताया था कि यार आप बस नॉर्मल में इंटरव्यू देकर आओगे, आपने अगर कुछ भी गलत नहीं करा या फिर कुछ बहुत ही गलत नहीं चले गया तो भी आपको 160 तो देंगे ही देंगे वो, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कोई भी स्टेज में, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे वो मेंस हो। मेंस में हमारा बताने का मतलब ये एक्चुअली में कि मेंस में अगर आप उसको ब्रेक करोगे 400 को, तो 400 बहुत ज्यादा मार्क्स है नहीं है सर, वो स्लाइटली अबव एवरेज है। मतलब 400 तो फिर में 410 स्लाइटली अबव एवरेज में आता है। तो उसमें अगर आप GS1 में जैसे अगर आप देखेंगे तो उसमें आजकल 80s 90s में मार्क्स आते हैं, आपको 100 तक लाना है। GS2 में आप देखना कि 110 तक जाता है, आपको 115 तक जाना है ना, 5 मार्क्स ज्यादा है। GS3 में आजकल 70-80 जाता है, आपको 85 प्लस जाना है बस, है ना। और GS4 में भी अगर आप 120 प्लस लोगे तो टोटल आपका 410 तक बन जाएगा। सिमिलरली ऐसे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस बार बहुत वेरिएशंस, इस बार रिजल्ट में जो वेरिएशंस इतना ज्यादा आया है वो ऐसे और इंटरव्यू के चक्कर में आया है। तो इसलिए ऐसे में आपको बहुत, अगर आपको पहले बात तो टॉपिक समझ में आ रहा है वही चूज करो। आप नॉर्मल लिख कर आओ, इतना मत सोचो कि मैं बहुत हाई फाई लिख दूंगा, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर को समझ ही ना आए तो आपको और कम मार्क्स देगा, जो हो रहा है इस बार। तो मेरा बस यही फंडा था कि यार सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करो, और मैंने यही सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। उसके कारण मुझे एवरेज मार्क्स 113 तो मिल गया, मतलब अबव एवरेज या एवरेज बोलेंगे आप उसको। तो मेरा वही फंडा है कि भाई सिंपल जो समझ में आ रहा है वो टॉपिक चूज करो, आप उसको ब्रेनस्टॉर्म करो और लिख दो। पर मैंने भी वही स्ट्रेटेजी फॉलो किया, मुझे 85 मिला। तो यार वो अब लक वाला फैक्टर तो है ही, मतलब वो चीज को अपन कभी हटा नहीं सकते, ये तो है। पर ठीक है, मतलब पॉइंट ये रियलिस्टिक टारगेट्स रखो। रियलिस्टिक अप्रोच में भी हमारा वही फंडा है जो हमने बताया। यू कांट स्टडी ऑल, यू कांट हैव परफेक्ट नोट्स, एंड यू कांट राइट ऑल द आंसर्स परफेक्टली। ये तो बहुत सही फंडा लगा था लास्ट ईयर, जो हमने सोचा था कि बी एवरेज एट एवरीथिंग, थोड़ा स्लाइटली अबव एवरेज जो भी है। पर हर आंसर अच्छा नहीं आता। मतलब मैंने ऐसे देखा है, लोग पूछते हैं हमें कि यार आप लोग इंट्रो में क्या लिख देते हो, कंक्लूजन में क्या लिख देते हो, ऐसा क्या फैंसी कोट डाल देते हो, एडिटोरियल से उठा लेते हो क्या? नहीं, बहुत एवरेज लिखते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को कंक्लूड करके आ जाते हैं, और सॉर्ट ऑफ ट्राई करते हैं कि कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा स्लाइटली अबव एवरेज करके सारे आंसर खत्म करके आ जाए। सिर्फ इतना करके आते हैं हर पेपर में पूरा। ऑब्वियसली उसमें फिजिकल स्टैमिना भी लगता है, ये रोज रोज लिख रहे हो तुम, एग्जॉस्ट भी होते हो। बस उसको कंसिस्टेंटली पूरा खत्म अगर कर दिया है सारे पेपर, तो आई थिंक हो जाता है। मतलब उसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये हमें लगता है। और परफेक्ट नोट्स तो इतना गंदा ट्रैप है, इतना गंदा ट्रैप है, मुझे लगता है और वैल्यू ऐड कर देंगे, और वैल्यू ऐड कर देंगे, जो हमें आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज्यादा फील हुआ है। वो उसमें होता ही है, जाती है। अपन सोचते हैं कि वैल्यू एडिशन करते जाते हैं, आंसर लिख लेंगे, आंसर लिख लेंगे, वो कभी टाइम आता ही नहीं है। हम बस वैल्यू एडिशन में लगे रहते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है कि जितना भी आता है बस आप लिख कर देखो, वो बहुत मैटर करता है। वो कोई भी आई थिंक ऑप्शन में भी, सब ऑप्शन में मैटर। यू ऑलरेडी नो इनफ। परफेक्शन भाड़ में जाए, परफेक्शन तुम बस एवरेज करने, तुम टारगेट ही एवरेज रखो। मेरे को तो ये लगता है, क्योंकि सोचोगे ना मेरे को बहुत अच्छा करना है, बैठ गए हम एक दिन सोचने की नहीं एग्रीकल्चर तो बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे, फिर तो बैठ के 10 पन्ने 15 पन्ने के नोट्स बना दो, थोड़ी तो काम आ रहा है। तो डजंट मैटर। फिर इट्स द बुल्स है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जितना भी स्ट्रैटेजी है वो पूरा पीवाईक्यू उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। और इंटरव्यू में भी जो ट्रांसक्रिप्ट आती है आप उनको ही पढ़ो, ज्यादा मैटर करेगा। अब इसका रीजन ये है कि बुल्स आए, जब तक कि आप मेथड फॉलो नहीं करोगे आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। मतलब आपको पीवाईक्यूज प्रीलिम्स के तो रटे रहने चाहिए, एटलीस्ट 2011 से लेकर अभी तक के जितना 2024 तक पूरा याद हो जाने चाहिए आपको। इतने बार आप रिवाइज कर लो, क्योंकि इस बार भी एक अरागट्टा करके क्वेश्चन आया था, वो पहले मीडिएवल में आया हुआ है। तो क्वेश्चन रिपीटेड ही रहते हैं, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे और आपको एक आइडिया लग जाता है एक्चुअली में क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन ज्यादा चांसेस है आंसर होने का। जैसे इस बार गांधी जी के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, सॉल्ट सत्याग्रह जिसका आंसर था तो डांडी वाला। तो मुझे वो इसलिए आइडिया लगा क्योंकि यूपीएससी ने इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने बस एक
एजुकेटेड गैस लगाया कि भाई ये आंसर हो सकता है, मुझे नहीं पता था। तो वैसा आपको इसी से पता चलता है कि कितने बार यूपीएससी किस टॉपिक पे फोकस कर रहा है ज्यादा। अगर हनी बी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कोई ऑप्शन में हनी बी, तो हनी बी आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको ये पता होगा विजयनगर का अगर क्वेश्चन आया तो विजयनगर में कृष्णदेवराय का आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये क्यों पता चलता और है? ऐसे भी वो आया था अकबर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हाँ ट्रांसलेशन हाँ वाला। हाँ हाँ। आप मतलब ऐसे थोड़ा तो ये सब पीवाईक्यूज के आप अराउंड रिवॉल्व करते रहो। मतलब हमारा यही स्ट्रैटेजी होता था हमेशा कि हमने आई थिंक चारों अटेम्प्ट में, स्टार्टिंग अटेम्प्ट में ही हम टेस्ट सीरीज देते थे कोचिंग की, उसके बाद सेकंड में भी कम कर दिया था हमने, थर्ड फोर्थ तीसरा अटेम्प्ट में तो हमने बिल्कुल नहीं दिया कोचिंग कोई भी टेस्ट सीरीज। हमारा पूरा फोकस था सिर्फ पीवाईक्यू आप अच्छे से करो, बार बार पीवाईक्यूज कर लो, आपको पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो, एक एक ऑप्शन का रिवर्स इंजीनियरिंग अच्छे से कर लो कि भाई इसका इस टॉपिक में अगर ये वर्ड आया है तो इस वर्ड का मतलब क्या है, उसको जाकर गूगल करो, सिर्फ विकी पढ़ लो उसका एक बार, तो वो बहुत काम करता है। और उसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये बुलसाई वाला मेथड अगर आप ये भी करोगे तो आप लास्ट एक महीने में आराम से प्रिलिम्स निकालोगे, उसका कोई डर नहीं है कि भाई 3 महीने पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अनटिल आपके पास एक नोट्स, बेसिक नोट्स रेडी है, बेसिक नोट्स आप रिवाइज करते रहो और स्टैटिक पे ही फोकस करो। मतलब करंट तो यार वो हर बार रैंडम आएगा, इस बार भी रैंडम आता है, हर बार ही रैंडम आता है, आपको स्टैटिक पे ही फोकस करना पड़ेगा। स्टैटिक ही था वैसे, वो हर साल स्टैटिक ही रहता है, इधर उधर घुमाकर अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज। वो पर भाई पॉइंट ये है कि बैंग ऑन अप्रोच ही रखो, जो उस दिन करके आना है ना बुलसाई, मतलब जो हाँ हाँ उस दिन तुम्हें क्वेश्चन लगाना है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए यार मुझे क्वेश्चन ही लगाना है। उस दिन तुम्हें जैसे मेंस में तुम्हें आंसर लिखना है, तो तुम्हें पहले से ही वही पीवाईक्यू सिमुलेट करो ब्रेन में, हाँ मुझे उस दिन ये लिखना है, मैं ऐसे लिखूंगा, लिखूंगी वैसा। मतलब वो थ्योरी पढ़ने में अननेसेसरी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करोगे खुद को, तो जो फाइनल परफॉर्मेंस है उसमें टाइम कम हो जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत रियलिस्टिकली पॉइंट इसका यही है कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, कम करना है, पर एकदम टारगेटेड करना है ना? हाँ हाँ हाँ। आई थिंक उससे ओवर एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है, उसका मतलब ये ओवर बर्डन करने की जरूरत नहीं वो है। भी बहुत इंपॉर्टेंट तो है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन बहुत ज्यादा चीजें करने की सोचते हैं। देखिए प्रीलिम्स में तो अपने पास टाइम होता है, आप दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मेंस आपके पास स्पेसिफिक 3 महीने, अभी जैसे आप 2-2.5 महीने ही है, सबके पास इक्वल टाइम है। अब इक्वल टाइम को कैसे अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करता है वो बहुत मैटर करता है, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। उस पर आपको इधर उधर जाने से अच्छा सिर्फ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगाओ, उसी के आंसर्स लिखो, रोज आप 1 घंटा अगर वो भी लिखोगे तो भी बहुत फायदा हो जाता है। और आई थिंक हाँ कोई भी आगे तो बताएंगे डिटेल, हाँ डिटेल बताएंगे। बाकी बेसिकली एंजॉय द जर्नी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रियलिस्टिक नहीं रहोगे, बहुत आइडियल रहोगे, आपको लगेगा आज तो मैं इतना सारा कर दूंगा, कर दूंगी, और फिर शाम को होगा नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा, वो फिर वो एंजॉयमेंट नहीं होगा, होता है, फिर उसका गिल्ट बढ़ते जाता है। और वही हर बार सब बच्चों के साथ यही प्रोसेस होता है। और फिर जाकर आगे आधे से ज्यादा बच्चे जो मेंस के पहले गिव अप करते थे, जैसे मेरा हुआ था, वो यही होता है कि आप इतना गिल्ट ले लेते हो एक टाइम के बाद कि छोड़ो यार नहीं हो पाया होने वाला। तो चिले, बहुत हल्के टारगेट्स लो, हल्के से करो, आराम से करो, और एंजॉय करो भाई, एंजॉय करो। चलो ठीक है, ये तो फंडे हो गए, 3 ही आए हैं आज तक शायद। हाँ, तो ये 3 क्वेश्चन है, कितना ही पढ़ना है, तीनों लगाओ, और आज ये 2013 से है ये क्वेश्चंस, देख लो कितनी डेप्थ तक जा रहा है, सिर्फ उतना पढ़ लो, फिर अपने नोट से हर थीम को ऐसे थीमेटिक डिवीजन से कवर करते जाओ, मुझे लगता है वो बेस्ट है। हम उससे ज्यादा तो नहीं, हम भी पढ़ने लग जाते हैं, बह जाते हैं, पर फिर ऐसे लगता है नहीं नहीं वापस इसी पे आ जाते हैं। और यही तो ये आई थिंक उसकी इंपॉर्टेंस लास्ट रिवीजन में बहुत ज्यादा मैटर करती है। फर्स्ट रिवीजन तो आप लोग सब पढ़ोगे, सेकंड रिवीजन में आप सिर्फ कुछ चीजें छोड़ोगे, कुछ चीजें पढ़ोगे, तो लास्ट रिवीजन जो एग्जाम के 10 दिन पहले करते हो उसमें ये सब बहुत मैटर करता है। सिर्फ यही पढ़ के जाओ, फिर दिमाग मत लगाओगे, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ है ना वो दिमाग में रहेगा, जब आना है तो आ जाएगा वो दिमाग में। और इसका ये फंडा भी था, जैसे हम दोनों जब बना रहे थे, कि स्टडिंग थीम्स नॉट सब्जेक्ट्स का ये फंडा था, कि यार कुछ चीजें सब्जेक्ट में नहीं होती। एग्रीकल्चर कहाँ पढ़ोगे तुम, पढ़ोगे ही नहीं ना, ज्योग्राफी में सही से पढ़ोगे ना इकोनॉमी में, तो इधर थीम वाइज पढ़ते थे हम। जैसे इधर ये आता है ना यार, एग्रीकल्चर आता है, एनर्जी आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी आता है, ये ट्राइब्स मिनरल्स वाला पार्ट, ये हम अदरवाइज अपने रनिंग नोट से नहीं पढ़ पाते हैं। करेक्ट। तो इस थीम से कवर करोगे, फिर हम जैसे ये पढ़ते रहते हैं ना, क्या शशांक, जैसे हम यहाँ से कुछ पढ़ते हैं और हमें लगता है यार ये तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो हम उसके साथ वो एनवायरनमेंट वाले थीम खोल के वो पढ़ लेते हैं। ऐसे नहीं करते कि बस रिजिडली ज्योग्राफी चिपके रहना है, एक ही सब्जेक्ट को ढंग से करना है, कूदते रहते हैं, पर हमारा दिमाग क्लियर रहता है कि हम थीम्स कवर कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये एक हमें फंडा सही लगता है, क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर में देखोगे आप लोग की 5 थीम है, इसमें गुड प्रैक्टिसेस है, क्रॉप्स है, प्रोपगेशन टेक्निक्स है। अब प्रोपगेशन टेक्निक्स कभी नहीं पढ़ते अपन ऐसे, आप पढ़ोगे अगर आप कोई भी नोट्स निकालोगे तो प्रोपगेशन टेक्निक्स नहीं पढ़ोगे, तो उसके लिए एक बार देख लो क्या क्या क्वेश्चन है वो देख लो। एग्री इकोनॉमिक्स में क्या क्वेश्चन पूछा है वो देख लो, एग्री का बेसिक डेटा आप लोग को पता होना चाहिए, वो बार बार यूपीएससी पूछता ही है। जीएम क्रॉप्स के बारे में अलग से इसमें एक थीम है, क्योंकि 10 क्वेश्चन है इसमें, बार बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आता ही है तो करना ही है। पर इससे थीम से मिस नहीं होगा। प्रोपगेशन क्यों हम तो कभी नहीं पढ़ते थे नॉर्मल नोट्स, इस बुक ने हमें एनलाइटन किया है, और ये हम लोग ने फर्स्ट अटेम्प्ट से पढ़ा है। तो इसलिए आई थिंक अब तो बहुत बार रिवीजन कर लिया, तो यही होता है बहुत इंपॉर्टेंट कि आप ये पढ़ते ही रहो बार बार। अभी जब हम लोग प्रीलिम्स हो गए तो यही करना अच्छे से। फिर अगला देखते हैं।
एक तो ये था, हाँ अब इसमें हमने स्क्रीनशॉट तो नहीं लगाया, एनालिसिस, हाँ इन डेप्थ पीवाईक्यू एनालिसिस तो करेक्ट। इसमें अच्छा, इसमें लगा नहीं है क्या? नहीं, इसमें यही है कंटेंट और पैटर्न्स, ये मैंने सोचा था ना हाँ, कि बेसिकली फंडा इसमें मैं कंटेंट बताती हूँ, पैटर्न शशांक बताएगा, उसमें वो ज्यादा एक्सपर्ट है, पर कंटेंट ऐसे इसी से बता देती हूँ। जैसे ये था ना, अब मिक्स्ड फार्मिंग है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, क्वेश्चन आया हुआ है ये 2012 में। तो अब जैसे हम लोगों ने उसका कंटेंट, हमने कहा यार चलो ये क्वेश्चन आया है, अब ये हमारे रनिंग नोट्स में नहीं है यार, बहुत ही ऐसे बेसिक सा लिखा हुआ है जो हमें नहीं लगता इतना यूजफुल है, तो हमने इसके सारे ऑप्शंस पढ़े। अब इसके ऑप्शंस कैसे बाई चांस वर्क कर गया, मैंने अभी बताया तो, कि जैसे रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड क्रॉप्स टुगेदर है, वैसे ये तो आंसर है, बट कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन सेम फील्ड एक ऑप्शन है। तो हमने देख लिया ये चीज इंटरक्रॉपिंग होती है, ये चीज मिक्स्ड फार्मिंग होती है। तो इस तरीके से फिर ऐसे सिमिलर और क्या क्या टर्म्स है, रिले फार्मिंग और पता नहीं क्या क्या होते हैं, बहुत सारे, कुछ तो हमने एक लिस्ट बना दी। तो हमें समझ आ गया यार यहाँ से ये हमें इस तरीके से कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना है पीवाईक्यू से, करेक्ट। वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये तो हो गया कंटेंट का एनालिसिस। ये आपको करने सारे, ये जितने थीम्स लिखे हैं ना उसके आई थिंक देख लो, उसमें भी सारे पीवाईक्यू नहीं हो पाते, ये भी टू मच हो जाता है, हाँ, बट जितने लग रहे हैं ना, फील हो रहा है कि बहुत ही रिपीटेटिव है, उनको कर लो डेफिनेटली। हाँ। फिर अब जैसे पैटर्न वाली चीज है, पैटर्न तो जो याद आ रहा है, पैटर्न यार ऐसा होता है कि वही जो बहुत सारी ट्रिक्स चलती रहती है मार्केट में कि यार एक्सट्रीम वाला हटा दो, और वो काम करती है कुछ कुछ, पर बहुत ज्यादा आपका मैटर करता है कि आप कंटेक्स्ट देखकर पढ़ो, क्वेश्चन मार्क करो, क्योंकि कभी कभार क्या आजकल ऑल नन लोग नहीं देते कभी कभार, बट मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आप देखो, क्योंकि अपन प्रोबेबिलिटी का गेम है प्रीलिम्स, तो उसमें आप देखोगे मेजोरिटी में ऑल नन को तो आप वो हटा देते हो, एक्सट्रीम नहीं देते आंसर। और जनरल स्टेटमेंट आप देखना कि जनरल स्टेटमेंट सही ही रहेगा, ठीक है। ऑल्सो कुछ कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे एक पैटर्न ये है कि अगर कुछ एक नया सा टर्म है यूपीएससी दे रहा है, और जैसे एक क्वेश्चन आई थिंक पिछले साल भी आया था 2023 में, 2024 में आया था, जिसपे वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ पूछा था, अगर आप लोग को याद होगा, तो उसमें आंसर उन्होंने घाना और कोटेडी आइवर दिया था। हाँ, तो उसका रीजन ये कि अब वो आंसर इसलिए होने के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि वो वर्ड या स्टेटमेंट ऐसे अब नॉर्मल यूपीएससी ऑप्शन नहीं देता है, तो अगर वो दे रहा है तो उसका कुछ तो रीजन होगा। जैसे आप मेजरली कंट्रीज के बारे में पता होगा कि वो दे देगा, लेकिन कोटेड आइवर कहाँ से, वो एकदम वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, बहुत छोटी तो कंट्री, छोटी सी क्यों क्यों देगा, मतलब वैसा हो जाएगा। हाँ, तो ये जानने की जरूरत होती है। और जैसे एक आई थिंक ये भी न्यूज पहले एक बार बताया था कोई तो किसी ने, कि गोपाल बाबा वलंकर करके एक क्वेश्चन आया था, तो भी यही रीजन था कि वो उसमें 4 नाम थे, उसमें से 3 नाम बहुत फेमस है, महात्मा गांधी, नेहरू और ये अचानक से एक अचानक ये नाम कहाँ से आ गया। तो ये वाली बात है कि ये डाला क्यों है यूपीएससी ने, इसलिए एग्जामिनर का माइंडसेट समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पर, कि एग्जामिनर सोच क्या रहा है, कैसे सोच रही है, ये स्टेटमेंट क्यों डाला है। ये सब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जब एग्जाम दोगे तो आपको एक सेट पैटर्न बन जाता है दिमाग में कि अच्छा ये रीजन है, तो फट से आप टिक कर दोगे। ये तुक्केबाजी वाली जो चीज होती है आई थिंक आफ्टर, क्योंकि वही होता है 40-50 क्वेश्चन आप पहुंच जाते हो, फिर उसके बाद बहुत सारे रैंडम क्वेश्चन होते हैं, उस रैंडम क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए सब मेथड बैठता है, बाकी तो आपको पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा अच्छे से। ये चीज तुक्केबाजी नहीं है, पता है, इसको अपन तुक्केबाजी जैसे पोर्ट्रे करते हैं तो बहुत ही रॉन्ग लगता है यार, तुक्का मारे रैंडम रूल से, पर ये पैटर्न है। पैटर्न्स तो फिगर आउट करके हम करते ही है ना कोई भी काम, तो पैटर्न वाली चीज है। बाकी तो इसने जैसे बताया ऐसे और भी बहुत सारे पैटर्न्स है जो शशांक की देन से मुझे आ गए हैं, अभी खूब सारे पहले नहीं आते थे। फिर वो पैटर्न का मुझे ये बस बोलना था कि वो पैटर्न आप लोग को खुद ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जितने बार पीवाईक्यू करोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। जैसे अब एक पैटर्न है जो आप लोग एक बार अप्लाई करके देख लेना, वो ये रहता है कि यार अगर 5 स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, तो उसका आंसर ओनली 3 होगा, आप लोग को बताइए। तो वो नहीं पता है कुछ भी, जैसे इस बार बहुत रैंडम क्वेश्चन आया था, वो कर दिया इसने तो मतलब मेरे को बस पता था, मैंने ओनली 3 मार्क करके आया, 6 स्टेटमेंट ओनली 4 मार्क करके आओ, तो ये बस मार्क करके आ जाओ भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाओ वहां पर, क्योंकि नहीं लगेगा अपना टाइम ही नहीं रहता है। करना ही है यार, थोड़ा गैम्बल तो करना ही है ना, जाना ही है इतने क्वेश्चंस तक, तो कुछ तो तरीके से करो, मतलब हाँ। एकदम रैंडम। और क्यों नहीं होगा, मैंने जैसे अभी बीच में हम लोग को गिग वर्क करना था थोड़ा, क्योंकि पैसे वैसे तो कम हो ही जाते हैं प्रेप में, तो हमने क्वेश्चंस बनाए, तो खुद भी बनाते हैं ना तो फील होता है कि यार सारे थोड़ी गलत डालूंगी मैं, सारे थोड़ी सही डालूंगी, थोड़े कुछ गलत करूंगी ना, कहीं ट्वीक करूंगी, तो वही तो एग्जामिनर भी कर रहा है, तो थोड़ा सा वैसा। तो ये पैटर्न है। फिर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बता देती हूँ मैं, हम दोनों की सिमिलर रहती है, आप लोग की शायद अलग रहती होगी। टाइम मैनेजमेंट और वी अटेम्प्ट मोर, ये सिंपल सा फंडा था हमारा। अटेम्प्ट मोर वाला तो बता ही दिया शशांक ने, 60 रूल ना। टाइम मैनेजमेंट बस आप लोग, चलो एक बार आप लोग कैसे अटेम्प्ट करते हो, 2 राउंड्स में, 3 राउंड्स में? 3 राउंड्स में, अच्छा, तो ये गिफ्टेड कैपेबिलिटी है ये भी अच्छी है, हमसे नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों। तो अगर किसी से नहीं हो पाते इतने राउंड्स, तो हमारा तो ऐसे फंडा रहता है कि
क्या मैं तो जैसे क्या करती हूँ, एक बार देख लेती हूँ सारे क्वेश्चन, एक ही बार में सोचती हूँ अच्छे से, 100 तक देख लेती हूँ, लास्ट के 20 मिनट बचे होते हैं, और तब तक क्वेश्चन एक बार सारे देख देख चुकी होती हूँ, और कुछ कुछ जो बीच में थोड़े बहुत डाउटफुल थे वो छोड़ के रखती हूँ, और 20-25 तक छूट जाते होंगे, या शायद ज्यादा 30 भी छूट जाते हैं कभी कभी, फिर उनको वापस गो थ्रू करके मार्क कर देती हूँ, क्योंकि ये 3-2 वाला सब ट्राई किया है पर बैठा नहीं, तो वो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। हाँ तो हाँ, पर टाइम पॉइंट ये मैनेज होना चाहिए, ये एंड में ये हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि यार मार्क नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं देख पाए। और सबसे बड़ी गलती तो ओएमआर नहीं मार्क हुई, ये मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है यहाँ सब लोग करते होंगे, मेरे दोस्तों में पता नहीं इतने लोग करते हैं कि पूरा पेपर करते हैं फिर ओएमआर मार्क करते हैं। यार हम 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा से बचपन में सुन रहे हैं, कोचिंग में जाते हैं कि जब जो क्वेश्चन कर रहे हो ट्राई करो या तो यार एक वो पेज प्रेशर मत करके, करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत मार्क हो जाते हैं। तभी 3-4 क्वेश्चन मार्क हुए गलत और तुम बाहर सीधा, मतलब हाँ, वाला प्रॉब्लम। मैं तो एकदम एक एक करके मार्क करती हूँ, मुझे इतना रिलैक्स लगता है मार्क करके कि अब तो देखना ही नहीं है इसको। हाँ पर ठीक है, वो थोड़ा एक्सट्रीम है, आप ऐसे 1 पेज 2 पेज करके हाँ। मार्क कर जैसे दो मैं उसके एक बीच पेज में। लेता हूँ, पूरा एक पेज में जितने क्वेश्चन है पहले वो देख लिया, जिसमें डाउट है उसमें गोला कर दिया कि यार इसको बाद में करेंगे, लेकिन जिसमें जो श्योरिटी है फट से उस समय पूरा पेज के बाद उसका सीधे सीधे गोले मार दो के बाद नेक्स्ट पेज में, हाँ, ताकि वो श्योरिटी रहेगी हाँ इस पेज का मैंने कर लिया, तो वो ठीक मतलब है। अब तो ऐसे सीन है कि अब तो अभी तो प्री हो चुका है, अगले साल देना है, तो हम जो बता रहे हैं वो ट्राई करके देखा जा सकता है, हाँ बाकी मे भी किसी के लिए वर्क ना करे, तो ये तो प्री का ब्रॉड ब्रॉड हो गया। हाँ अब मैं वो शीट बताऊंगी शायद, हाँ हाँ हाँ, ना। बताना। यार अब हुआ ये था कि 2 बार प्री नहीं निकला था, और बिल्कुल ऐसे हो गया था कि प्री तो अब निकलने ही नहीं वाला है। तो मुझे ऐसे था कि क्या क्या करूं, मतलब मैं उस बुक को ही फॉलो कर रही हूँ, थीम से ही कर रही हूँ, पीवाईक्यूज पे सब एनालिसिस, वो मिक्स्ड फार्मिंग इंटरक्रॉपिंग के नोट्स मेरे आज भी वो हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट के बने हुए हैं, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स बन गए, तो फिर उसको अब क्या नया करे, तो फिर सेकंड अटेम्प्ट के बाद हमें लगा कि यार एनालिसिस करते हैं कि उस वक्त एग्जाम के टाइम में सोच क्या रहे थे जब मार्क कर रहे थे। ये मुझे लग रहा है कि अगर आप में से किसी का भी प्री में कुछ होता है, जो भी होता है नहीं होता है, ये आपको एनालिसिस एक बार कर लेना चाहिए। तो इसमें मैंने क्या किया था, पूरी शीट तो नहीं है पर थोड़े थोड़े पार्ट्स डाले, पेपर लाना भूल गए अपन। पर हाँ, ऐसे था कि यार ये क्वेश्चन नंबर है, ये है अगर आप लोग को दिख रहा है, ये मैंने जो आंसर मार्क किया और ये जो की के हिसाब से आंसर है, इतना तो हो पता चल जाता है। फिर ये एस डी टी और एन, ये एनालिसिस में हमने सोचा था कि श्योर में मैंने सोचा था जो मैं एकदम श्योर था। अब उसमें भी मुझे फील हुआ जब मैं शीट बना रही थी कि एकदम श्योर कभी कभी बस इंट्यूटिवली होता है मुझे कि शायद यही होगा वैसा टाइप का, तो मैंने आई एन लिख दिया उसमें कि एकदम श्योर नॉट बाय एलिमिनेशन था, बाय इंट्यूशन था। मतलब मैंने इसको अपने हिसाब से ट्राई किया कि मैं जितना वेल कैटेगराइज्ड बनाऊं उतना मुझे बेनिफिट होगा और ज्यादा टाइम लगता नहीं है। फिर डी वाला मतलब जिसमें मुझे 2 ऑप्शंस में डाउट था, टी वाला मतलब 3 ऑप्शंस में डाउट था, एन मतलब मुझे आता ही नहीं, मतलब कुछ ही नहीं पता चल रहा था चारों ऑप्शंस में ना। फिर रेड ग्रीन मतलब सही हुआ है, रेड मतलब गलत हुआ है, टॉपिक लिख दिया इधर। तो इन सब में मैंने वो बना दिया यार, ड्रॉप डाउन मेन्यू बना दिए थे, और जो भी टॉपिक है वो मेंशन कर दिया। इसमें करंट अफेयर्स पता नहीं क्यों अलग से मेंशन किया है, ट्राई किया था कम से कम करंट अफेयर्स मेंशन करूँ, कोई सब्जेक्ट में ही उसको डाल दूं, क्योंकि करंट हम अलग से इतना पढ़ते नहीं है। फिर उसके बाद में ये चीज, ये मुझे बहुत लगा कि हाँ ये मेरे लिए वर्क करता है कि इन्फॉर्मेशन अब मैं क्या एनालाइज करूं, मतलब अब क्वेश्चन आया क्या, तो फिर मुझे लगा कि एक चीज हो सकती है कि या तो टॉपिक बहुत स्टडीड प्रॉपरली है मेरा, या ये होगा। फिर कभी कभी कुछ होता है ना जो स्टडीड जस्ट वंस या ट्वाइस होता है, जो तुम्हें लगता है मैंने पढ़ा तो था पर याद नहीं है, तो एक मैंने ये बनाया स्टडीड प्रॉपरली, एक स्टडीड जस्ट वंस। अब 2 बहुत अजीब है, वो एक डिड नॉट स्टडी, ये 3 तो ऑब्वियसली एग्जॉस्टिव हो गए। अब 2 बहुत अजीब है, जनरल और रैंडम, वो मेरे ही इंटरप्रिटेशन से तो मैं बता देती हूँ। वो बेसिकली तुम मान सकते हो ये तुम पढ़ ही नहीं सकते थे। डिड नॉट स्टडी मैंने उसमें लिखा है जो मैं पढ़ सकती थी पर मेरी गलती है कि मैंने नहीं पढ़ा, और रैंडम और जनरल मैंने उसमें लिखा है जो मैं इन एनी केस नहीं पढ़ सकती थी। उसमें जनरल वो होता है जो बहुत जेनरिक स्टेटमेंट्स नहीं होते कि ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एग्जिस्ट एट दिस टेम्परेचर, ऐसा बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट जो ऑब्वियसली तुम्हें समझ फील आ जाएगी कि हाँ ठीक होगा, सही होगा कि गलत होगा। और रैंडम होता है, अब ये देखो कोई मिडेवल के क्वेश्चन को मैंने रैंडम कर रखा है, क्योंकि वो एकदम ही रैंडम होता है, 4 अजीब से नाम आ गए, वो नहीं है कि महापुराण का कोई बुद्धिज्म का क्वेश्चन आ गया। अब वो इतना रैंडम है, ना तो मैं उसको पढ़ सकती हूँ ना मैं उसको कुछ जेनेरिक कॉमन सेंस से मतलब निकाल सकती हूँ। तो ऐसे करके मैंने हर क्वेश्चन को बैठ के कैटेगराइज किया। इससे क्या हुआ ना, जब भी मैं उसको कैटेगराइज कर रही हूँ तो मैं कितनी बार उस क्वेश्चन को सोच रही हूँ कि यार क्या है ये क्वेश्चन, मैं इतनी बार सोच के तो मुझे रट ही गया कि क्या 4 ऑप्शन थे, क्या मैं सोच रही थी। वो मैनुअल वर्क बहुत पे करता है मुझे लगता है।
उसके बाद में ये बताती हूँ मैं, फिर मैंने इशू लिखा कि क्या था जो मुझे समझ आया, सोल्यूशन एट दैट मोमेंट क्या हो सकता था उस दिन, और सोल्यूशन इन लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है, मतलब बहुत आगे के लिए। तो इशू में जैसे, अब यार इतने इशू तो नहीं चमके थे, पर मेजरली ऐसा जैसे ये पहला क्वेश्चन मुझे क्यों लग रहा है, रामानुजन वाला एक क्वेश्चन आया था पहला या दूसरा, तो मुझे ऐसा लगा फैक्ट रिकॉलिंग इशू था मुझे, देखो क्योंकि स्टडीड प्रॉपरली लिखा है और मैंने पढ़ा था, मुझे पता था उनकी स्टैचू बनी है, इंपॉर्टेंट है, कहीं तो पढ़ा था अच्छे से, स्टडीड प्रॉपरली लिखा है, मतलब अच्छे से ही पढ़ा होगा मैंने। अच्छा नहीं, मुझे याद आ गया, ये होकेरा वाला क्वेश्चन था, पता नहीं मेरा कौन सा सेट था, मुझे होकेरा और हरिके में क्वेश्चन कंफ्यूजन हो गया, वेटलैंड्स में इतना सिंपल, तो मतलब फैक्ट रिकॉलिंग मेरा इशू था, किसी के साथ भी हो सकता है। फिर वॉज ऑन करेक्ट पाथ, हैव कॉन्फिडेंस, ये मैंने मार्क नहीं किया शायद, हाँ मेरा कोई आंसर नहीं है ना। और प्रेडिक्टेबल स्टैटिक है, मेमोराइज कर लो, मतलब इस तरीके से मैं बस आपको एक बता रही हूँ, या आप लोग शीट एक्सेस कर सकते हो, हम लोग शायद लिंक कर देंगे, सर को बोल देंगे, पर इस तरीके से कुछ सोचने की कोशिश की थी मैंने, अच्छे से एनालाइज करने की, इससे मुझे ना बहुत क्लियरली समझ आया कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। अभी मेरे पास क्वेश्चंस नहीं एग्जैक्टली, पर हाँ, मतलब इसका फंडा यही है बेसिकली कि इतना अगर आप लोग इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये सब चीजें, तो आप लोग को सिंपल आप बनाकर देखो, हाँ अपना खुद का बनाकर देखो, वो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप लोग की गलती आप लोगों को समझ में आएगी ज्यादा अच्छे तरीके से। एनालिसिस बताती हूँ मैं, चलो ये शीट तो मैंने अपने हिसाब से बनाई थी हाँ। कि कैसे बनानी है। फिर उसके बाद में इससे यार पूरे 100 क्वेश्चन एनालाइज करने में टाइम लगता है, तो मैं क्या करती थी ये भी बता देती हूँ। टाइम होता है, जैसे लंबा टाइम होता है, तो मैं शीट ऐसे रॉ बना के बैठ गई थी, हम दोनों पढ़ रहे हैं, अब बीच में ये स्क्रॉल कर रहा है, फोन रील्स देख रहा है, तो तब तक मैंने थोड़ी सी बना दी। और या फिर मेजरली मेरा फंडा ये भी रहता था कि मैं शशांक को अलग से पूछ लूं, यार तू उस वक्त क्या सोच रहा था, मतलब मुझे क्यों नहीं चमका ये क्वेश्चन, तुझे क्यों चमका, तूने क्या कुछ अलग से सोचा क्या, मतलब कई बार तो मुझे ऐसा लगता था इसने जुगाड़ लगा लिया, मैंने नहीं लगाया, ऐसा क्या जुगाड़ इसने लगा लिया, मैं इससे पूछ लूं, जैसे अभी जिसने इसने बताया गोपाल बाबा वलंकर वाला, मैं सोचा ये तो मुझे चमका ही नहीं कि ऐसे भी हो सकता है, और वो सब मैंने यहाँ जॉट डाउन कर लिया, जो भी मुझे लगा, मुझे नया पता चला इससे, और जैसे और भी दोस्त थे हमारे तो उनसे भी पूछ लिया, उस वक्त तो वैसे इसी से पूछा था, पर हाँ। तो उसके बाद मैंने फिर ये बना लिया था, इसमें मुझे मेजरली बहुत ही बुरा लगा कि कुछ चीजें एकदम तुम स्टडीड प्रॉपरली होती है, फिर भी रॉन्ग हो जाती है या मार्क नहीं करते हो, तो मैंने अलग से ही लिख दिया यार कि इशू क्या था, मैंने क्यों नहीं किया। तो जैसे फैक्ट रिकॉलिंग इशू था, तो मैं बता, मेरे को इससे क्वेश्चन याद आ जाते हैं। अब जैसे होकेरा हरिके मैंने बताया ना, ये इतना ढंग से वेटलैंड रट के गई थी, फिर भी होकेरा हरिके में कंफ्यूज होके आ गई। फिर गदर मूवमेंट भी गलत कर दिया था तो, हाँ। फिर अशोकन एडिक्ट्स, और फिर कॉन्सेप्चुअल में जैसे नीर रीर वाला गलत हो गया था, ऐसे करके कुछ कुछ, तो कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल एरर था, कुछ चीजें प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला एरर था, कुछ चीजें फैक्ट रिकॉलिंग वाला इशू था। तो वो उसको फिगर आउट करके मुझे ऐसे एकदम क्लियर हो गया कि यार हाँ यहाँ इशू हो रहा है, तो क्या किया जा सकता है। ये मतलब थोड़ी रिगरस एक्सरसाइज होगी, पर लेकिन एक बार करने से फिर मैंने लिख दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ चीजें टफ ट्रैप्स थी, वो मैं वैसे ही नहीं कर सकती, पर कुछ चीजों में जैसे ऑब्वियसली फिलिंग लूप होल्स इन कंटेंट वाया टेस्ट सीरीज हो सकता है, रिवीजन रिक्वायर्ड ऑफ नोट्स, तो वो बहुत सेल्फ अवेयरनेस के लिए यूज हुआ मुझे। उसके बाद में जैसे ये भी एनालिसिस किया, तो था यार ये हो जाता है थोड़ी सी देर में कि सब्जेक्ट वाइज कैसे सीन था। इससे आप लोग को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चल जाएगी, हाँ इकोनॉमी और पॉलिटी ये सबसे, क्योंकि ये नहीं पता चलता है ना कि आप कहाँ पर, बहुत बार किसी की पॉलिटी स्ट्रांग होती है, किसी की इकोनॉमी वीक होती है, तो वो एनालिसिस बहुत अच्छे से हो जाता है एक्चुअली में। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको आप आराम से करते रहो, मतलब अभी आप बना लो, फिर आपको जब टाइम लगेगा कि अभी आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे थोड़ा थोड़ा, तो प्रीलिम्स की बीच बीच में करते रहो, और उसमें जब आप ये इसकी शीट रहेगी तो आप देखते रहोगे बार बार, वो आपके दिमाग में रहेगा। और कहीं अपन ये शीट बनाने का फायदा बस ये रहता है कि आप उसको आज से 10 महीने बाद भी देखोगे प्रीलिम्स के पहले, तो भी आपके दिमाग में रहेगा हाँ यहाँ बनी हुई है। पेपर वेपर अपन लिख देते हैं फिर अच्छे से होता नहीं है, वो शीट रहता है तो आपको अच्छे तरीके से बेसिकली डेटा से आप सिक्योर कर सकते हो, और आप लिख सकते हो अच्छे से, उसमें देख सकते हो और कुछ नहीं। हाँ जैसे इकोनॉमी पॉलिटी तो देखना ही था कि कितने गलत हुए, 2 गलत हुए थे, 1 गलत हुआ, क्यों हुआ, तो यही है मतलब। और इसको बनाते वक्त मैं मेजरली फंडा ये रहता था कि एग्जैक्टली मैं एग्जाम के वक्त क्या सोच रही थी, मैं वो फिगर आउट करने की कोशिश करती हूँ, ना कि ये कि अभी क्वेश्चन आता है तो अब मैं क्या सोच रही हूँ। तो वो उस मोमेंट पे जाके सोचने की कोशिश करोगे तो आई थिंक बेटर बना पाओगे। बाकी मुझे लगता है आप लोग को आइडिया तो लग ही गया है इस शीट का ना। और उस शीट का लिंक तो आई थिंक इसमें डला है ना। एक काम करेंगे, ये वाली शीट एंड में दिखा देंगे, इतनी भी यूजफुल नहीं है, चमक ही गई ना, मेंस वाली दिखा देंगे। को शेयर करो, शेयर करवा देंगे मतलब। हाँ शेयर कर देंगे। अब जैसे मेंस है तो व्हाट वर्क फॉर अस इन मेंस, ये हमने ऐसे किया है। हाँ तो इसमें ऐसा है सीन कि स्लाइड शो नहीं है, चले ऐसे ही देख लो, है ना।
तो यार हमने सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट था कि हमने थीम वाइज इसमें शॉर्ट नोट्स बनाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसमें तो बहुत अच्छा रहता है मेंस में कि प्रीलिम्स में तो रैंडम क्वेश्चन आते हैं, मेंस में प्रिडिक्टेबल होता है और बहुत सारे टॉपिक्स प्रिडिक्टेबल है। तो आपका बस ये है कि भाई एक एक चीज के नोट्स होने चाहिए मेरे अच्छे से, और नोट्स कैसे पता चलेंगे उसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना है। तो पीवाईक्यू में आपको टॉपिक सब पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, और उसके अराउंड ही वही जो मतलब बैंग ऑन अप्रोच यही होता है कि आप उसी के अराउंड ही नोट्स बनाओ। सबके नोट्स नहीं बन सकते, हो सकता है स्पेशली आपके ज्योग्राफी उसके नोट्स आपको पूरे नहीं बना सकते हो आप कभी भी, तो आप पीवाईक्यू का देखो बस, ठीक है। हिस्ट्री का भी सेम है, ठीक है, पॉलिटी का भी सेम है, बाकी अपना इकोनॉमी का भी इकोनॉमी ये सब नहीं बनते। जो जो जीएस वाले जो ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं इसमें स्पेशली एकदम टॉपिक वाइज लिखा हुआ है सिलेबस में कि यार इसमें पर्सनालिटीज को कवर करना है, मॉडर्न हिस्ट्री में तो वही कवर करना है आपको, ठीक है। आपको आर्ट एंड कल्चर में उसमें देखना है, आर्किटेक्चर में ही देखना है तो वही देखना है, पल्लवास चोलास मेजर मेजर ही देखना, उसके नोट्स बना लो। वो भी सब नहीं बनेंगे लेकिन मेजर बना के रखो, वो बहुत फायदा होता है, क्योंकि इस बार पल्लवास पूछा है, लास्ट टाइम कभी चोलास पूछा, तो इसलिए हमने पल्लवास के नोट्स बना लिए थे, और मेजर डायनेस्टी से कवर करना होता है, ठीक है। और थीम वाइज शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया है, तो ऐसा है क्या, अ, ये क्या ऐसे भी क्यों? तरह लगी, हाँ। तो ये है बेसिकली, सबसे पहले हमने ये, जैसे शशांक ने बताया कि हमने क्या किया, पूरा सिलेबस उठाया और उसको पीवाईक्यू वाला एनालिसिस कर लिया कि क्या क्या पीवाईक्यू, जी अभी मेंस की बात हो रही है तो मेंस में क्या क्या पीवाईक्यू आए हैं, हाँ और सिर्फ उसी उसी पे नोट्स बनाए, उसी उसी पे आंसर लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये एक सैंपल है हाँ, कि ये हम, साइंस एंड टेक का ही आई थिंक, और हाँ साइंस एंड टेक का अब ये क्या है, ये हर जगह आपको मिल जाएगा कि भाई ये सब क्वेश्चंस आए हैं स्पेस हाँ रिलेटेड या बायोटेक्स रिलेटेड ही नहीं, ये हमने खुद लिख लिया बस। हाँ उसका फायदा बस ये होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि पूछा क्या है, अपन ऊपर से देख लेते हो तो अच्छे से नहीं देखते, खुद लिखते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा। तो आई थिंक हम लोग प्रेफर करेंगे और आप लोग को भी बोलेंगे कि आप लोग खुद एक बार ये क्वेश्चन बनाओ, लिखो खुद ही नोट्स बनाओ इसके, ताकि आपको याद रहेंगे क्वेश्चन पूछा क्या है एक बार, ठीक है। जैसे जैसे स्पेस है, स्पेस है कि हाँ, बायोटिक है, मतलब हमने इसको डिवाइड कर लिया, अपने हिसाब से तुम डिवाइड करोगे ना हाँ तो फायदा होता है। बुक्स बुक्स ऐसे रैंडम डिवाइड करके दे देती, हाँ, रैंडम नहीं वो भी बहुत करती। रैंडम होता है, कभी कभार आप लोग खुद करोगे तो आप लोग सही तरीके से डिवीजन करोगे अपने हिसाब से, क्योंकि बायोटेक में अब ये क्वेश्चन देखिए जिसमें वैक्सीन डेवलपमेंट ये सब थोड़े रैंडम क्वेश्चन होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें आपको दिखेगा बायोटेक जो है, बायोटेक का ओवरऑल आपको एप्लीकेशन, ठीक है, इंडिया उस पर क्या कर रहा है, उसमें कुछ अपना अगर स्कीम्स है कुछ उससे रिलेटेड कुछ है क्या, तो वो सब एक बेसिक नोट्स आपके रेडी हो जाएंगे। रैंडम क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको वैसे अटेम्प्ट करना है, वो आप करनी है लिख दोगे अपने देखने हिसाब में। से, लेकिन ब्रॉड ब्रॉड आपके नोट्स बने रहने चाहिए। हम यही करते थे हर चीज, जैसे बायोटेक नैनोटेक ये सब एक्चुअली में सिलेबस में लिखा हुआ था, हमारे सबके इसके नोट्स बने हुए थे। और नोट्स का क्या है, हाँ नोट्स का यार, अच्छा ये क्या लिखा है, एक सेकंड, हाँ वही है। वही है, डूइंग आरसेल्फ सेल्फ। तो ये थीम वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस हो गया। सबसे पहले हम, जैसे तुम अभी बैठोगे अगर करने तो यही कर लेते, हाँ ये अभी आई थिंक सबसे सही टाइम रहेगा, क्योंकि आप लोग अभी टाइम है आप लोग के थोड़े पास, से दिन लगते और हैं, अभी ये भी सही रहेगा कि जिनका प्रीलिम्स निकलेगा नहीं निकलेगा अनफॉर्चुनेटली, उनको यही करना चाहिए मेंस तक के सही से आप लोग नोट्स बना लो, एटलीस्ट नहीं भी लिखोगे चलेगा, कि नोट्स अच्छे से बना लो सब टॉपिक का 1 2 3 4 का, वो इंपॉर्टेंट है। अब शॉर्ट नोट्स है नेक्स्ट। हाँ, अब जैसे ये हमारा शॉर्ट नोट्स है, अब जैसे हम आपको बता देते हैं एक बार कैसे कैसे बनाया हमने। अब जैसे लेट्स सैंपल है मतलब ये। लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम टेररिज्म ये सब है, तो हमने सिंपल क्या किया, टेररिज्म का एक डेफिनेशन ले लिया, वो लिख दिया पहले तो, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या क्वेश्चन किसके किसके बारे में कहाँ कहाँ चल रहा है वो सब पता होना चाहिए, कि जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है, ठीक है, खालिस्तान वाला चल रहा है, इंसर्जेंसी हो गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सब एक जैसे लिख दिया हमने। फिर हमने एक और टॉपिक उसका लिखा कि ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, ऑर्गेनाइज, लिंकेज विद, हाँ हाँ। हाँ, उसका लिंकेजेस मतलब इसके बीच ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के बीच में क्या, उसका पहले डेफिनेशन, फिर उसमें क्या होता है, फिर उसका लिंकेज बता दिया हमने। तो ये लिटरली हमने बस उसका जो लाइन उठाया और उसके नोट्स बना दिए बेसिक, और कुछ नहीं किया, ठीक है। और बाकी आप एक बार बेसिक नोट्स बना लोगे ना, तो आपका जो वैल्यू एडिशन है वो आप टॉपर्स कॉपी से आराम से हो जाता है, वो आगे हम बताएंगे। टॉपर्स कॉपी से बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, तो आप बेसिक नोट्स बना के रख लो, ठीक है, तो वो सही रहेगा। एंड हाँ, जैसे अब ये सब छोटी छोटी चीजें रहती है कि ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप लिखा है, टेररिस्ट ग्रुप लिखा है, तो ऐसा डायग्राम आप सीधा ही एग्जाम में लिख के आ जाओ, बना के आ जाओ, तो वो आई थिंक एक्सप्लेनेशन वाइज आसान हो जाएगा, इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा आप लोग को, तो ये अच्छा रहता है। देन हमने इसके पीछे ये भी लिखा है रीजंस बिहाइंड लिंकेज। अभी इसलिए क्यों लिखा होगा, क्योंकि हो सकता है पीछे क्वेश्चन में पूछा होगा कभी, तो हमने इसलिए नोट्स में लिख दिया। तो इसलिए पीवाईक्यू को साथ में रख के नोट्स बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वो सब चीजें अपने नोट्स में कवर कर लोगे, तो आपको नया चीज बार बार उसको क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स है, रिवाइज करो, एग्जाम में हो सकता है बहुत चांसेस है रिपीट हो जाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये टेररिज्म टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया, क्योंकि टेररिज्म एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए हमने लिख दिया। तो ऐसे ऐसे करके हमने टेररिज्म का एक पेज, ये एक पेज, पेज में तो हो गया सिर्फ टेररिज्म का एक बन, हाँ, तो ऐसे करके आप कितनी टाइम, कितना इंटरनल सिक्योरिटी बन में जाता 5 है। पॉइंट्स होते हैं, तो ऐसे करके आप 10 पेज बनेगा, 10 उसको रिवीजन पेज करना है, उसको 10 बार रिवाइज मतलब
5 बार रिवाइज करके इसके शॉर्ट नोट्स लास्ट में बनाना है तो वो बना लो, बट ये आई थिंक ये आप रिवाइज कर पाओगे इतना, तो आप देख कर ऊपर ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे ये 3 पॉइंट्स बता देते हैं हम हाँ ये तो बता दो। कि सीन ऐसे यार थोड़ा-सा हम जैसे अगर आप लोग अभी नोट्स बनाओगे, मुझे पता है बहुत लोग ऑनलाइन भी बना मतलब सीधा उस पे आईपैड पे बना लेते हैं, पर उसमें इतना लोड नहीं होता है, जो लोग पेपर पेन पे बनाते हैं, थोड़ा उन लोग के लिए एक तो हम लोग टैब्यूलर फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते थे। तो जैसे ये इरिगेशन के सैंपल नोट्स है, इरिगेशन एक टॉपिक है, तो उसमें हमने ऐसे मेजरली हमारे नोट्स ऐसे टेबल्स में ही है कि ये दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा लिखा है, पर ये 3 कॉलम्स है, हाँ। इधर इश्यू लिखा है, इधर स्टेप्स टेकन लिखे हैं और इधर वे अहेड लिखा है। और यही क्वेश्चन बार बार उधर उधर पूछ लेते हैं, कभी यही पूछ लेते हैं कि इरिगेशन में कभी भाई इशू पूछ लेंगे, इस साल भी आया था क्या इरिगेशन? आ ही जाता है, मतलब हाँ। 1-2 साल में आ ही जाएगा हाँ। इरिगेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ issue। यहाँ पे इशू लिख दिए और अब इसका सीन ऐसे है कि उसी इशू का सोल्यूशन जो जस्ट उसके आगे लिख दिया हाँ। और वे अहेड उसके आगे लिख दिया। तो इस फॉर्मेट में हम नोट्स पूरे बहुत सारे टॉपिक्स के हमारे इसी फॉर्मेट में नोट्स है, क्योंकि यही होता है मेजरली मेंस में ऐसे ही लिखना होता है। इसमें हम एक तो गया टैब्यूलर फॉर्मेट, फिर दूसरा पॉइंट था मार्जिन्स। तो अब जैसे इसमें दिख नहीं रहा होगा, इस वाले पेज में दिख रहा है कि यहाँ ऊपर नीचे मार्जिन छोड़ दी थी हमने काफी अच्छी खासी। तो हमें जो भी बाद में अब नोट्स काम आते हैं ओवर द अटेम्प्ट्स, तो जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं वो हम ऊपर नीचे काफी चौड़ी चौड़ी मार्जिन है उसमें डाल देंगे। फिर तीसरी चीज है रेड पेन वाला। तो इसका ऐसे फंडा है कि अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, दिख रहा है अगर आप लोगों मतलब को आप तो कोई कलर यूज कर सकते हो, वैसे वो आप लोग के ऊपर है कि फंडा ये कि वो डेटा वेटा के लिए। हाँ डेटा हो गया, एग्जांपल्स हो गए, उसके लिए हम अलग से लिखते थे उसमें, ताकि वो लास्ट मोमेंट पे अगर आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है तो एग्जांपल ही देखकर चलेगा, क्योंकि अब आपको स्ट्रक्चर तो पता है कि आपने क्या लिखा है, हाँ। बस आपको याद करना है लास्ट मोमेंट में, तो बस कलर रेड कलर में जो जो एग्जांपल्स है फैक्ट्स है वो देखकर चलेगा आपको, तो वो फायदा हो जाता है। मतलब अब जैसे अगर हम इरिगेशन रटेंगे वापस, तो अब हम पूरा पेंसिल से जो लिखा है ये नहीं पढ़ेंगे, बस रेड रेड पढ़ लेंगे कि इतना % एरिया अंडर कल्टीवेशन रेनफेड है, ये यहाँ थोड़ा थोड़ा जो रेड से लिखा है यहाँ, या ये जो हमने छोटा सा बना रखा है दिख नहीं रहा होगा, वो रिवाइज कर लेंगे। हाँ वो जैसे ये जो बना हुआ है एक्चुअली में ये वो मैप है इंडिया का, जो कि अपना बाउली हाँ, हाँ। जो ट्रेडिशनल मेथड क्या क्या यूज करते हैं फॉर वाटर सेविंग, तो वो चीज आप मैप बना के आ जाओ कभी, तो हो सकता है उसमें आपको वन मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये सब ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं, बट हाँ मेजर चीज लिखने का था ब्राउनी पॉइंट्स ये सबसे ले सकते हो हाँ। अपने नोट्स बनाने में, वैल्यू एडिशन है बेसिकली। तो मेजर चीज ही हाँ पर हाँ, तो ऐसे बेसिकली कुछ इस तरीके से, या जैसे भी आपको बनाना है, नोट्स बना लिए, पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया, नोट्स बना लिए, और अब तीसरा पार्ट है जो हम बताते हैं आपको। तीसरा पार्ट है अब टेस्ट देना है। तो इसके आगे शीट है, वो शशांक आपको बताएगा। हाँ। पर मैं आपको एक बार बस इतना बता देती हूँ कि यार इसमें ऐसे सीन है कि हम लोग ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं करते थे, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। और क्योंकि इसलिए नहीं करते थे क्योंकि 3 घंटे का पेपर जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें लगता है पूरा दिन चला जाएगा, सुबह उठेंगे 3 घंटे का 3 घंटे में खत्म नहीं होगा, 3.5 घंटे लगेंगे या जो भी है, फिर उसको एनालाइज करेंगे ब्रेक लेके, तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। और फिर every day, like you thought of doing that every day, the 3 hour नहीं, तो यही एवरीडे क्या मतलब हो ही नहीं पा रहा था, हफ्ते में 3 बार भी नहीं करने का एंथू आता था। तो हमने उसका सोल्यूशन ही एक निकाला है, वही हम आपको बता रहे हैं कि हमने कैसे किया। और सेकंड हमें ये भी लगता था मॉक्स वगैरह देने में कि इधर उधर के क्वेश्चंस क्यों भागना है जब हम पीवाईक्यूज ही कवर नहीं कर पा रहे। तो फिर हमने फाइनली ये सोचा कि हम पीवाईक्यू और टॉपर्स आंसर्स लिखने का कुछ तरीका बनाते हैं, तो वो अभी आपको शशांक बताएगा। यार हाँ, अभी ये एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर हमने टॉपर्स कॉपी उठाई, ठीक है, उनका नाम लिख दिया, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से उठा लो, आप लोग को जो सबसे सही लगता है, ठीक है। उसके बाद हमने पीवाईक्यू के क्वेश्चंस उठा लिया, ठीक है, ये सब एक जगह लिख दिया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है कि GS1 GS2 GS3 टॉपिक वाइज भी लिख दिया। ये जो है ये टॉपिक एक्चुअली में टॉपिक के पॉइंट्स है, मतलब GS1 का जो फर्स्ट पॉइंट है अगर आप देखोगे सिलेबस में, तो उसके बारे में जो कि एक्चुअल में कल्चर वल्चर के बारे में होगा वो देख लेना, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस है। अब इससे क्या फायदा होता है कि ये एक बार मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, बट एक बार बनने के बाद बहुत अच्छी चीज क्या होती है कि अगर आपको कोई भी GS1 का टॉपिक में दिखना है, आपने अगर GS1 ही आपको पूरा लिखना है, ठीक है, तो आप GS1 का वो बस GS1 फिल्टर लगाओ और GS1 के पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको टॉपर्स के भी कॉपी मिल जाएंगे, आपको पीवाईक्यू भी कॉपी मिल जाएगी। हमने पीवाईक्यू के लिए एक काम करते थे कि एक MK यादव सर है, उनकी बुकलेट आती है जिसमें उन्होंने 5 साल लास्ट 5 ईयर्स का यूज किया था उन्होंने, तो उसमें वो टॉपर्स ने आंसर्स लिखा है, रियल आंसर्स, मतलब ऐसा नहीं कि प्रिंटेड है, उन्होंने खुद बैठ के लिखा है, तो हम यही यूज करते थे क्योंकि वो हमारे पास 5 साल के आंसर्स मिल गए हमें,
और यही सेम टॉपिक है हमारे पास टॉपर्स की भी कॉपी है। तो वो अब हम टॉपर्स के आंसर्स भी लिख रहे हैं, हम पीवाईक्यूज भी लिख रहे हैं, उससे जो भी वैल्यू एडिशन होता था हम कर लेते थे, जो हमने अपने नोट्स में बता दिया, ताकि स्पेसिंग छोड़ के रखते थे और ये प्रैक्टिस करते थे। अब ये प्रैक्टिस करते थे हम, टेस्ट सीरीज वही बताया, जैसे प्रीलिम्स में भी हमने नहीं किया, मेंस में भी हमने नहीं किया, हम टेस्ट सीरीज नहीं लेते थे अलग से, हम फोकस करते थे यार पीवाईक्यूज अच्छे से कर लो। पीवाईक्यूज ए टू जेड होता भी नहीं है, बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, आप बहुत सारे लिख दो, उसके बाद आप ब्रेन, हाँ बोलो। सर वो बुक्स वो एम के यादव सर की बुक रहती है, रिटन आंसर्स की हाँ, बुक इसी नाम से मिल जाएगी। पीवाईक्यू हैंड रिटन आंसर्स आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा वो तो, ठीक है। तो क्या बता रहा था, 1.5 घंटे वाला ना। हाँ हाँ हाँ, ये बता रहा था, हाँ। तो हम टेस्ट सीरीज नहीं लेते थे कभी, इसका रीजन ये रहता था कि हमको पता था कि यार यही करो, और पूरा नहीं भी कर पा रहे हो ब्रेनस्टॉर्म कर लो अच्छे से। अब ब्रेनस्टॉर्म में आप टेम्पलेट्स, अब इसमें टेम्पलेट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसमें टेम्पलेट्स कैसे बनाओगे। उसके लिए हम उस लास्ट टाइम भी शिवन सर का एक कोर्स है, आप लोग ने देखा होगा, राइट स्मार्ट, आप लोग को पता होगा, तो वो कोर्स अच्छा है उसके लिए, वो अगर आपको वो लेना है तो वो आप ले सकते हो उसमें, वो बहुत फायदा करेगा आप लोग को। और उसको हम यूज करते थे टेम्पलेट्स बनाने के लिए, हम अपना आंसर यूज करते थे, हम लिख देते थे, और 1.5 घंटे का हम ये ट्राई करते थे कि यार हाँ, अब 1.5 घंटे और 3 घंटे का फंडा क्या है वो बता रहे थे। 3 घंटे में बहुत रेजिस्टेंस आता है, आप रोज नहीं लिख पाओगे, तो आप ट्राई करो कि 1.5 आवर का एक पेपर बनाओ, और पीवाईक्यू का बना दो, और टॉपर्स का मिक्स करके उस टॉपिक का 10 क्वेश्चन बना दो, 5-15, 5-10 के, और उससे एक और फायदा होता है। अब अगर आप लोग एक डी डे वाली बात करते हो, जिस दिन आप मेंस लिखने जाते हो, है ना, स्पेशली जीएस 1 2 3 4 में, आपका फंडा ये रहता है कि अगर आप देखोगे तो आप लिखना स्टार्ट करोगे सबसे पहले तो आपको समझ में आएगा कि यार पहले तो स्पीड स्लो होती है, बाद में स्पीड बन जाती है, और ये होता ही है, ठीक है। तो यही फंडा है कि अगर आपने 1.5 घंटा लिखा, और 1.5 घंटे में अगर आपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, तो मतलब आपकी स्पीड ही बन गई और आपने हाफ क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिए, तो आप श्योर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नेक्स्ट 1.5 आवर में आप पेपर कंप्लीट कर दोगे। तो हमारा फंडा यही रहता था, और ये हमने इसमें जीएस में भी लगाया है, और ये हमने एंथ्रोपोलॉजी में भी लगाया था। एंथ्रोपोलॉजी में हम पूरा पेपर नहीं लिखते थे, हम ये ट्राई करते थे कि यार ये होता नहीं था एंथ्रोपोलॉजी में, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी बहुत बड़ा हो जाता है, बट एंथ्रोपोलॉजी हम ये ट्राई करते थे पूरा पेपर नहीं लिखेंगे, उसको 35 मिनट्स के सेट में 5 सेट होते हैं, क्योंकि 50-50 मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स का पेपर होता है कोई भी, 50-50 मार्क्स से 5 सेट होते हैं, उसमें से 2 कंपलसरी होता है और 3 आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो ये रहता है कि आप 3-4 क्वेश्चन का सेट ले लो, 3 सेट उठा लो, और उसको उतने टाइम में कंप्लीट करने का ट्राई करो, क्योंकि अगर आपने वो करना सीख गए तो आपके नेक्स्ट जो 2 सेट रहेंगे अपने आप टाइम पे कंप्लीट कर लोगे। तो यही हमारा फंड होता था, इससे हमारा टाइम भी बच जाता था, हमें कम भी लिखना पड़ता था, और हम बैंग ऑन अप्रोच फॉलो करते थे, पीवाईक्यू यूज करते थे, तो हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती थी। टेस्ट सीरीज में आप आंसर्स लिखोगे, वो 10 दिन बाद चेक करेंगे, हमें फायदा बस ये था कि हम दोनों एक दूसरे का पीयर रिव्यू कर पाते थे। अब आप जैसे अकेले हो तो आप 2-3 दोस्त हो तो आप दोनों रिव्यू कर सकते हो, बहुत मतलब इतना ज्यादा आपको खुद को समझ में आएगा कि यार ये मैंने सही नहीं लिखा, क्योंकि टॉपर्स की कॉपी यही आपको फायदा दिलाती है कि आपको पता चल जाता है कि यार हाँ ये मैंने सही नहीं लिखा, ये पॉइंट मैं लिख सकता था, या फिर ये पॉइंट मैं पहले ऊपर लिख सकता था, तो वो फायदा आपको उससे होता है। मतलब तो पीयर रिव्यू क्या, तो हमारा तो वही हो जाता था कि जैसे हमने ये हाईलाइट कर रखा है, तो कभी तो हमने ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, जैसे GS1 के 1 2 3 टॉपिक हुए ना, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हाँ, हिस्ट्री वाले, तो हमने वो टॉपिक्स पढ़ लिए, अपने वो जो नोट्स बनाए थे वो पीवाईक्यू एनालिसिस से, और उसको पढ़ने के बाद हमने सोचा अब क्या करें, तो जैसे आज पढ़े तो कल कल के लिए रात को एक पेपर बना के सो गए, 15-15 नंबर के, यहाँ से 5 उठा लिए क्वेश्चन, देखो ये हमने पीवाईक्यू उठा लिए, थोड़े थोड़े टॉपर्स आंसर्स उठा लिए जो हाईलाइट करे, और एक पेपर खुद के लिए ही बना दिया। तो सुबह उठ के वो पीयर रिव्यू होता था, और प्लस हम क्या करते थे, 1.5 घंटे में लिखते ही सामने लैपटॉप पे आंसर खोल देते थे, पीवाईक्यू के आंसर हमें मिल जाते थे इधर उधर सोर्सेज से जो हमने बताया, बुक वगैरह से, और टॉपर्स आंसर तो सामने खुले ही रहते थे, तो इससे हमें यूज करना बहुत आसान हो गया। अब हम कहाँ श्रुति शर्मा, इशिता किशोर मैम, इन सब की कॉपीज में कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ है। हाँ। इसलिए हमने ये एक्सेल शीट बना ली, सॉर्ट करने के लिए फिल्टर लगाया, फिर इसमें टाइम आपका वेस्ट कम होगा, हाँ। बेसिकली एक बार की मेहनत है, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट कम होगा इसके बाद। 2 दिन तो थोड़ी स्टार्टिंग में हम लोग को लगा था टाइम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन और पूरे जीएस 1 2 3 4 का तो हम लोग बना भी नहीं पाते टाइम के चक्कर में, हमने सोचा 1 2 3 का बना देते हैं, आप लोग 4 का ही बना देना। हाँ, एंथ्रो का भी बनाया था, एंथ्रो का बना रखा है, टाइम लगा था उसमें थोड़ा। तो अब हम एंथ्रो ऐसे ही करते हैं, मतलब तो हाँ, ये चीज उसमें फायदा होती है, जैसे, अरे एंथ्रो वाली साइड पर एंथ्रो ये रही, हाँ। तो सेम गोज फॉर एंथ्रोपोलॉजी। अब जैसे एंथ्रोपोलॉजी के आप हो ना, तो हमने ऐसे ही करा था, जैसे शशांक ने बताया कि हमने ये वसीम अहमद भट्ट सर, असद जुबेरी और भी हमने बहुत सारे लोगों के टॉपर्स आंसर्स रेफर कर लिए, और यहाँ पे ये पेपर नंबर है, इस पे फिल्टर लगा सकते हैं, एक दिन एक्सेल में डेटा एंट्री करनी पड़ती है, फिर ये टॉपिक नंबर है और क्वेश्चन है, तो हमने सोच लिया, कभी तो पेपर लिखा होगा लास्ट में, वो हाईलाइटेड पड़ा है अभी तक, वो लिख दिया वैसे टाइम लगा के, तो इससे काफी इजी हो जाता था। और कुछ तो
आप लोगों को और कुछ डाउट हो कि आंसर राइटिंग मेंस की एग्जैक्टली कैसे प्रोसीड करोगे आप लोग, तो वो पूछ सकते हाँ हो ना? मतलब एक बार कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप लोग पूछ लेना। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ अच्छा, इंटरव्यू ही आ गया अभी तो। हम्म, तो मेजरली प्री और मेंस में हमें इतना ही शेयर करना था आपसे, हाँ। ना? ये हम ऐसे ही करते हैं, इतना करते हो जाता है। अभी हाँ। इंटरव्यू प्रेपरेशन इंटरव्यू प्रिपरेशन में तो यार देखो मतलब मेरे तो मार्क्स इस बार कम आए हैं, ठीक है, तो मैं उसमें बता नहीं सकता हूँ, थोड़ा रैंडम होता है, ठीक है, तो वो मेरे को ये लगता है कि भाई हाँ प्रिपरेशन वाइज मैं बता सकता हूँ, और आई थिंक सबको पता रहता है कि डैफ पे ही क्वेश्चन, उस पे ही फोकस करना है, अपने डैफ को अच्छे से आई थिंक बहुत अच्छे से इन डेप्थ चले जाओ उसमें, कि आपको अगर जैसे मैं भिलाई का हूँ तो भिलाई के बारे में हर चीज़ आपको पता हो जाना चाहिए, और वो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको हर चीज़ का इशू होना पता होना चाहिए, ये सब के बारे में आप अच्छे से एक नोट्स बना के रख लो। और वो पूछते मेजरली डेफ में, कभी कभार वो रैंडम चले जाते तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो बस आपको ये कि आप आई डोंट नो सर बोल के आप आगे बढ़ जाओगे, कुछ नहीं हो सकता उससे। तो वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इंटरव्यू का प्रिपरेशन में बस ये रहता है यार, एक तो ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मॉक्स देते हैं, तो मॉक्स वाला फंडा मैंने अभी दो तीन, सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। एक मैंने देखा है कि भाई बहुत ज्यादा मॉक्स दे दो, लेकिन जैसे हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने आई थिंक 15-20 मॉक्स दे क्या दिए थे। नितिन? नितिन, हाँ हम्म, ठीक है, मतलब कुछ लोग दे देते हैं। हाँ, तो मतलब उन्होंने 15-20 मार्क्स दे दिया था, तो उनको उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, उनके मार्क्स उतने ही रहे, ठीक है। तो और इन्होंने इस बार बहुत कम मार्क्स दिए थे तो भी, पर उनके मार्क्स बढ़ गए। तो मैटर ही करता है कि तुम मार्क्स क्यों दे रहे हो, वो मैटर करता है। अब मार्क्स देने के अलग अलग रीजन होते हैं, कि कॉन्फिडेंस के लिए देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आई थिंक वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू, सब में, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कब तक के पेपर लिखना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आगे पेपर कंप्लीट कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस आगे कि आप फ्लुएंटली बोल पा रहे हो इंटरव्यू के सामने, तो मत दो उसके आगे, बस यही फंडा है। और प्रीलिम से भी यही है कि भाई अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप पेपर कंप्लीट कर, मतलब आप पूरा क्वेश्चन देख लोगे, तो उसके आगे मत दो, पीवाईक्यूज पे ही फोकस करो। तो अपने हिसाब से ये स्ट्रैटेजी बनाओ कि कितने क्वेश्चन, कितने मेरे को पेपर्स लिखने हैं, कितने मुझे मॉक टेस्ट देना है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो ये सब चीजें जो हम बताने का फंडा बस ये है कि यार ये बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस का गेम है यूपीएससी, बहुत आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, और वो सही में आप एक बार जॉट डाउन करो। हमने जितना ही बताया वो कहीं ना कहीं यही था कि हमने एनालिसिस करी, सानिया ने एनालिसिस करी कि उसकी वीकनेसेस क्या थी प्रीलिम्स में, मेंस में हमने अपनी एनालिसिस करी कि हमारी वीकनेसेस क्या है। जैसे मेरे पिछले बार मेंस में कम मार्क्स थे, मेरे मेंस मतलब स्पेशली जीएस में 357 थे, इसमें मेरे 401 है, तो मैंने 43 मार्क्स का जंप लिया। उस समय मेरा इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो मुझे पता था कि यार मेरे को इस बार नोट्स पे फोकस नहीं करना है ज्यादा, मेरे को पेपर कंप्लीट करना है। तो अगर मैं नोट्स बनाने पे इस बार फोकस कर लेता तो फिर मेरे मार्क्स नहीं आते। मैंने पेपर कंप्लीशन में बहुत ज्यादा फोकस कर लिया, और मैं स्टार्टिंग से बस यही टारगेट था मेरा इस बार कि पेपर कंप्लीट करूंगा मैं। नोट्स तो पिछले बार बन गए भाई 2023 में, तो यही था हमारा। तो ये इंपॉर्टेंट है यार आई थिंक। आई थिंक शशांक ने कवर कर ही दिया है, और बाकी अभी जो ऑडियंस है, मतलब इंटरव्यू का तो इतना चिल है। हाँ, आप लोग को कुछ पूछना हो तो इंटरव्यू पूछ का आई लेना। थिंक वो बहुत बहुत ज्यादा इसमें प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। हाँ इंटरव्यू का बस ये रहता है अपने डेफ को अच्छे से प्रिपरेशन करो, हम यही पूछना बोलेंगे। होता हूँ और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आप लोग पूछ तो नहीं। हाँ, हाँ। एनी क्वेश्चंस। तो अभी आप लोग को कुछ भी अगर पूछना है, कुछ भी आपको मतलब जैसे भी जो भी इन चीजों में डाउट है या अदरवाइज भी कुछ डाउट है, तो वो आप पूछ सकते हो। हाँ। जो मैम आंसर जब मतलब चेक करने अगर हमने अपने हाँ। साथ वालों के, तो फिर क्या बेस लेके चलें कि हमें कैसे पता लगे कि वो सही लिख रहा है या फिर क्या गलतियां हैं? या टॉपर आंसर तुम लिखोगे क्या? टॉपर आंसर लिखोगे या पीवाईक्यू लिखोगे? कुछ PYQ रेफरेंस है तो पीवाईक्यूज के हम लोग क्या करते थे, हमारे पास एम के यादव सर की बुक, वही वो बुक की बात इसलिए बता रहा हूँ मैं, तो उससे क्या हम होता है कि एटलीस्ट यार बेस लेवल पता चलता है। पता चल जाता है कि उनके आंसर्स ना बहुत ज्यादा ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होते हैं, वो बहुत जनरल लिखते हैं, ठीक है। और यही कॉन्फिडेंस लाना होता है कि यार अपन को जनरली लिखना है, कुछ कुछ ब्राउनी पॉइंट्स डालना है और रेलेवेंट रहना है। जो क्वेश्चन पूछा है वो रेलेवेंट जितना तुम लिखोगे ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम हो सकता है इंट्रोडक्शन तुम्हारे पास उस समय नहीं आ रहा होगा दिमाग में, तुम कुछ का प्रिपरेशन करके जाओगे, जैसे अब जैसे मैंने बताया इंटरनल सिक्योरिटी, तुम उसके टॉपिक से प्रिपेयर करके जा रहे हो, इंट्रोडक्शन भी अच्छी एक फैंसी याद करके जाओगे, तो वो याद रख लो। अगर नहीं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो अपने हिसाब से एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो, क्वेश्चन के बारे में जो पूछा है वो हेडर दो, उसका सब हेडिंग दो और उसके पॉइंट्स लिख दो जितने बन रहे हैं, बस वो है इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज हम लोग टॉपर की कॉपी से देखते थे कि भाई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लिखते थे वो, बस वो पेपर अच्छे से कंप्लीट करते और कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख देते थे। उसका रीजन है क्योंकि उनके नोट्स बने हुए कुछ कुछ में, और कुछ कुछ मतलब ऐसे आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाए तो, क्योंकि बहुत रिपीटिशन है इसमें बहुत, क्योंकि सिलेबस बहुत डिफाइंड है। तो लोग यही अच्छे से करते हैं, नोट्स अच्छा बनाते हैं और अच्छे से लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन काफी है। जो बॉडी में आपको कुछ एग्जांपल्स पता है वो डाल दो आप, वही होता है इसमें। बाकी पीयर रिव्यू में इतना आइडिया बहुत आप ही आंसर्स गो थ्रू करोगे ना, तो आपको खुद को एक आइडिया लगने लगेगा कि यार ये आंसर अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है, इतना फिगर आउट हो जाता है। और पीयर रिव्यू बहुत कन्वीनियंट होता है, फट से हो जाता है, हाँ, तो the चलेगा। tip you made, PYQs वाला और टॉपर्स की कॉप का आंसर्स वाला,
Was there like good cost benefit in that? कौन सा ये मेंस वाला ना? हाँ, यार होता ही है बहुत कि ज्यादा वो शॉर्ट टर्म में अपन को लगता है कि यार क्या ये इतना टाइम दे दिया मैंने, लेकिन लॉन्ग टर्म में मदद करेगा ही। कितने दिन लगे थे? हम दोनों ने मिलके बनाए थे। हाँ 2 दिन गाने सुनते-सुनते बना लिए, 2 दिन तो हम ट्रिप भी मार के आ ही जाते हैं ना। हाँ 2 दिन में बन गया वो उसको। लास्ट मोमेंट में फिर समझ में आता है कि यार अब अभी कैसे लिखूंगा, अगर आज 10 दिन पहले एग्जाम है, मतलब 10 दिन बाद एग्जाम है, तो तो यार उस समय क्या करना है वो पता रहना चाहिए। इसलिए जितने भी तरीका है ना एग्जाम, एक्चुअली में यूपीएससी ना वही है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी मैटर करता है कि शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब क्या है। अभी लगेगा कि यार क्या ही जरूरत है, अभी तो लिख दिया ना मैंने, क्या ही जरूरत है, रिडंडेंट एफर्ट लगता पर है। एक्चुअल में एग्जाम के पहले आपके नोट्स है क्या उसके, आप रिवीजन कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे जीएस 1-2 और 3-4, तो 1-2 लिख कर आते हो आप, 3-4 दूसरे दिन होता है, आपके पास 5 घंटे होते हैं बीच में, तो आपको 3 भी रिवाइज करना है, 4 भी रिवाइज करना है, कैसे करोगे? तो आपके शॉर्ट नोट्स नहीं है तो कहां से रिवाइज करोगे? आपको 2 घंटे में रिवीजन करना है, बस ऊपर ऊपर देखना है, तो वो नोट्स होने इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितनी भी चीजें, हाँ इसलिए जितनी भी चीजें हम ये बता रहे हैं, ये सब लॉन्ग टर्म में बहुत आई थिंक हेल्पफुल है। जी जी। हाँ 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 फाइनली टॉपिक वाइज हम फिर या तो सारे टॉपर्स की कॉपी करें, चेक करें एंड देन वी स्टार्ट पुटिंग इन द आंसर्स। तो ये हम क्या कर हमने यार हमने ऐसे शायद 6-7 कॉपीज उठा ली होगी। हाँ। नहीं यार, जीएस 1 की 4-5 उठा ली, 2 की 4-5। नहीं यार इतना नहीं सोचना है, इतना नहीं इतना सोचना मत है। सोचो, मतलब कोई भी टॉपर को उठा लो यार, इस बार का उठा लेना, ठीक है, इस बार का शक्ति दुबे मैम का उठा लो, वो कल उनका उठा लो यार, एकदम खत्म। टॉप वाले अच्छे ही होते हैं, मतलब टॉप 50 में से तुम टॉप 100 में से। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ और हाँ। अगर मार्कशीट में पता चल जाता है ना कि किसके मार्क्स ज्यादा अच्छा है उसमें, तो वो ज्यादा रेलेवेंट होता है। ये भी है कि बैकग्राउंड देख लो, हम दोनों का इंजीनियरिंग अरे हाँ, ये बैकग्राउंड है। मैटर करता है। हम वैसे ही लोगों को उठाने की कोशिश करते थे। वो अलग बात है कि श्रुति शर्मा मैम, इशिता किशोर मैम अलग है, बट हम ट्राई करते थे क्योंकि हमें लगता है बहुत फ्लावरी लैंग्वेज हम नहीं लिख पाते। हम थोड़ा बहुत बेसिक लिखते हैं, तो कोई हमारी तरह का ही लिखता है ना, तो हमें वो सूट कर जाता है, हमें फट से मतलब लगता है, जैसे ऐसे तो लिख देंगे। इंजीनियरिंग वाला फंडा है, जैसे अब एक हम लोग पिछले साल फॉलो करते थे अयान जैन, उनका रैंक आया था आई थिंक 16 रैंक आई थी, तो वो प्रॉपर इंजीनियर है भाई, ठीक है। हाँ हाँ तो अरे पर उनके नंबर तो 450 प्लस आए। हाँ तो हमने बस उनसे ये उठाया कि पॉइंट ज्यादा लिखना है। हाँ हाँ। तो हम यही कर देते कि उनका बहुत सिंपल पॉइंट होता है, लेकिन पॉइंट बहुत ज्यादा है। अगर यार 15 मार्क में तुम 20 पॉइंट लिख दे रहे हो, तो यार हाँ। मार्क्स तो काटेगा ही ना, काट नहीं पाएगा, वो काटना चाहेगा तो भी नहीं काट पाएगा, ये पंगा होता है। रेलिवेंट भी रहते हैं वो, हाँ रेलेवेंट रहेगा, रिडंडेंट होते हैं पर रेलिवेंट और ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट सेकंड मेजरली अगर आप सोचो यार एग्जामिनर टाइम कितना है, वो इंट्रोडक्शन पढ़ेगा 3 पॉइंट पढ़ेगा, उसका देखिएगा इतने सारे पॉइंट है, कंक्लूजन पढ़ेगा, आगे बढ़ो। हाँ ऐसे देखिए, तो इतना ही होता है टाइम, तो आपको बस इतना ही सोचना है कि यार इतने टाइम में अगर मेरे को क्या इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन अच्छा लिख दूंगा, नहीं भी पता है तो मतलब बहुत सारों को तो पता रहेगा, लेकिन जिसका अच्छे से पता है उसका लिख दो यार, अच्छा कुछ डेटा लिख दो, कंक्लूजन में कुछ अच्छा डाल दो, ठीक है। और इंट्रोडक्शन और सॉरी बॉडी में 3-4 पॉइंट स्टार्टिंग है बहुत रेलेवेंट डालो, मतलब जो हाँ। है उसके बारे में लिख दो, एकदम ही रेलिवेंट। ऐसे ऐसे यार हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर शायद नहीं करते थे, पर हाँ। ऐसे मार्क्स तो आए हैं, पर लेकिन ऐसे का मेरे को ऐसा लगता है कि यार फंडा यही है कि हमने क्या किया था, हमने बस एग्जांपल्स जॉट डाउन कर लिए, क्योंकि ऐसे में ना वो बहुत मैटर करता है कि आपके पास एग्जांपल्स बहुत सारे होने चाहिए, आपको एक एनेक्डोट अच्छा लिखना पड़ता है स्टार्टिंग में, तो वो एनेक्डोट के लिए आपको स्टोरी पता होना चाहिए, स्टोरी के बिना आप नहीं लिख पाओगे, छोटा एग्जांपल नहीं लिखना आपको जीएस जैसे एक लाइन में, तो आपको एक अच्छी स्टोरी पता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा या तो बुक्स अगर आप लोग पढ़ते हो, तो जो भी बुक्स पढ़ते हैं उनको बहुत फायदा होता है, उनको बहुत सारे एग्जांपल्स वैसे ही आते हैं। या फिर हम लोग क्या करते थे, मार्केट से कुछ ऐसा उठा लिए, जैसे पिछले बार हमने कोई तो यार पीयूष सर आई थिंक, आप लोग को आई थिंक पता होगा कि नहीं, लेकिन एक पीयूष सर उनका देख लेना, ऐसे का कोर्स था कुछ तो उसमें उन्होंने फ्री, उनका कुछ तो फ्री होता था वो, उसमें उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारे एनेक्डोट्स बना के रखे थे। पता नहीं, मुझे तो याद नहीं है, शशांक ने दे दी होंगी, पर हाँ। यार और एक और काम करते थे कि बहुत सारे टॉपर्स होते थे, जैसे ये उनके ऐसे पढ़ते रहते हैं, मतलब हम ऐसे लिख नहीं पाते, जो कि बहुत ही गलत बात है, हमें लिखना चाहिए, पर हम पढ़ते रहते हैं, लास्ट में लिखते हैं, पर बहुत सारे पढ़ने से फायदा तो होता है, मतलब हाँ ऐसे पढ़ने से flow फायदा तो होता है, brain क्योंकि में आपको समझ में आता है कि आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है, वो बहुत मैटर करता है। ऐसे में स्ट्रक्चर हमने देखा था, उसमें भी यही है कि स्ट्रक्चरिंग में तो स्ट्रक्चरिंग में Sir, is it true that we do essay after all the GS subjects because वो थोड़ा यार हाँ, मतलब वो फायदा इसलिए होता है ठीक है, कि अगर तुम्हें एग्जांपल्स पता है तो वो कहीं ना कहीं तुम यूटिलाइज कर लोगे, क्योंकि बेसिक टेम्पलेट यही रहता है कि अगर आपके पास कुछ भी अप्रोच नहीं पता है तो आप पेस्टल अप्रोच फॉलो कर लो, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट चले जाओ, तो वो ज्यादा आई थिंक फायदा होगा। बेसिक हो जाता है, आजकल लोग मिक्स कर देते हैं, उसको देख लेना है। और यार वही मैटर करता है कि जो पूछ रहे हैं वो तुम बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर तुम नहीं बता पाओगे तो फिर थोड़ा आई थिंक वो प्रॉब्लमैटिक होता है, वो आप थोड़ा मतलब आई थिंक उसमें ऐसे में लिखा भी है कि वो बहुत प्रिसाइज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, हाँ, जो वो भी उसमें पूछ रहा लिखा है है।
वो एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भाग गए तो वो आई थिंक उसके बाद उनको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग का एनेक्डोट और कंक्लूजन, हर जगह यही है यार, एनेक्डोट स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दो, कैची दो और रेलेवेंट दो, और लास्ट में कंक्लूजन बहुत मैटर करता है। यार हाँ, और एनेक्डोट नहीं भी देना है तो मत दो, कुछ और दो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है क्या ऐसे के अलावा? आई थिंक ऐसे में हमारे पास तो डिलीवर करने को इतना ही है, बाकी यू कैन सीक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स जो भी है। बाकी और कुछ हंसने के अलावा जो भी डाउट आ रहे हैं, या तो टाइम बहुत एक्सीड हो गया है, या यूपीएससी प्रेप बहुत सडनली फन हो गई है हमारे बताने से। और बता दो आप लोग, अगर आप लोग कुछ डाउट है। एंथ्रो में पॉइंटर्स के मतलब पॉइंटर्स ही लिखना भी या पैराग्राफ? यार पॉइंटर्स ही सही रहता है आई थिंक, हम तो पॉइंटर्स ही लिखते हैं यार। क्योंकि पॉइंटर से बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि पॉइंटर्स में वही, जैसे हमने बताया अयान जैन सर का, कि भाई उनके पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स रहते हैं ना, तो वो एग्जामिनर का सीधा टाइम नहीं होता था पैराग्राफ पढ़ने में। अगर आप लोग पैराग्राफ में मार्क्स आए हैं ऐसा नहीं है, बट हम लोग ने क्योंकि पॉइंटर्स वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करी है और वो वर्क करती है, तो मुझे लगता है पॉइंटर्स। अरे यार उसमें क्रिस्प हो पाते हैं, हाँ ज्यादा लिख पाते हो, टाइम कहाँ होता है लिखने का। हाँ, आप थोड़ा ब्रॉड लिख पाओगे ना, जैसे आपको अलग अलग एस्पेक्ट दिखाना है तो आप Right. दिखा नहीं पाओगे पैराग्राफ में, अच्छा, वो इम्पोर्टेंट है। और जीएस में पैराग्राफ? नहीं, जीएस में पॉइंट्स में लिखते हैं हम तो। दोनों में एंथ्रो में, और हमने एंथ्रो में भी पॉइंट्स लिखा है और जीएस में भी पॉइंट्स लिखा है। हाँ। एंथ्रो में थ्योरी में कैसा रहने वाला है पॉइंट्स? थियरी में मतलब वो थ्योरेटिकल वाला जो है पार्ट होता है, हमने वही है, पैराग्राफ लोग यूज करते हैं, तो हमने तो पॉइंट वाला ही करा था। कहीं कहीं यार वही होता है, बीच में पॉइंट्स और फिर थोड़ा पैराग्राफ। जैसे केस स्टडी अब आपको बताना है तो अच्छे से आप एग्जाम अच्छे से 2-3-4 लाइन में तो बताओगे, तो पैराग्राफ बेस्ड बता सकते हो उसको आप थोड़ा सा, तो सही रहता है। बाकी मे भी हम ये कर सकते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वील अपलोड आवर कॉपीज, हाँ ठीक है, और सैंपल नोट्स तो आप लोगों ने यहाँ देख ही लिए, तो आप हाँ। कॉपी से देख लो कैसे हम पैराग्राफ और बुलेट पॉइंट्स का बैलेंस अचीव करते हैं ना। एनीथिंग एल्स? और ये ऑनलाइन क्वेश्चंस का सीन क्या है? चलो, क्या जो भी है, हाँ बोलो। एथिक्स का बता। एथिक्स का अलग से, अच्छा क्वेश्चंस आ रहे हैं उधर। हाँ इधर आ रहे, तू बताना। एथिक्स का सीन ऐसे है कि सेम हमने पीवाईक्यू एनालिसिस करके नोट्स बना रखे हैं एथिक्स में, पर मुझे पर्सनली लगता है कि नोट्स इतने एफिशिएंटली यूज हो नहीं पाते आंसर्स में। इंस्टेड ऑफ दैट आप टॉपर्स आंसर्स को रेफर करो, और एग्जैक्टली वो फ्लो बना कैसे पा रहे हैं क्वेश्चन का, रेलिवेंट रहना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आंसर कहीं भागता है एथिक्स में, क्योंकि बहुत ऐसे नहीं होता ना कि सिंपल टॉपिक की इरिगेशन के इश्यूज बता दो, वे फॉरवर्ड बता दो, इतना सिंपल होता नहीं है उसका क्वेश्चन। तो रेलिवेंट रहना है, और प्लस कीवर्ड्स यूज करके टॉपर्स कैसे आंसर को वीव कर रहे हैं, ये आपको टॉपर से ही पता, मतलब कॉपीज से ही पता चलेगा। हमारा यार मेजरली फंडा ऐसे रहता था, पीवाईक्यू देखो, टॉपर्स कॉपीज देखो, और जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उधर से, वैल्यू एडिशन, राइटिंग टेक्निक, या जो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो उसी से एक्सट्रैक्ट करो। तो आई थिंक वो हम दोनों के लिए वर्क किया है ना। बाकी इसमें आई थिंक कुछ कुछ क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन है कि ये मेंस के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, फैक्ट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, यार ये तो यार नहीं है। मार्केट में बहुत मिलता है, अगर आप कहीं से भी उठा लो तो हो जाता है। हाँ। बहुत सारे जजमेंट। हाँ There's this one thing, we started our option like right after prelims, तो हमने ऐसे सोचा कि हम जैसे एक यूनिट करा, उसको अच्छे से पढ़ा, उसके लाइक शॉर्ट नोट्स बनाए, और on the third day लाइक 2-3 दिन में खत्म करके we'll do the answer writing from PYQs, और we'll do that for every unit, like every the third other day or the fourth day, so like that approach is right, मतलब सही है। हाँ कोई Yes, प्रॉब्लम नहीं है। बट उसमें यही था PYQs में ना, वो आ रही थी लाइक कैसे चेक करें एक दूसरे के, बिकॉज हम खुद ऐसे कर रहे, तो आपका वही था, वील इंटीग्रेट योर द वे यू डन इट, आंसर उनके और हाँ हाँ हाँ, वही करना चाहिए। आई थिंक टॉपर्स की कॉपी और पीवाईक्यू के अगर आपको कहीं पे सैंपल आंसर्स मिलते हैं, तो हमने सैंपल आंसर यार एक कोचिंग उठाया था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगा हमें, तो हमने इसलिए उठाया नहीं उसका, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रहता है कि यार हैंड रिटन हो ना, तो वो क्योंकि ज्यादा नहीं रहता है यार, नहीं तो फिर वो क्या बहुत लंबा आंसर दे देते हैं, उससे कोई रेलेवेंट बनता नहीं है अपना। तो इसलिए आप वो टॉपर्स जो लिखे रहते हैं, जैसे वो जो मैं आप लोगों को बुक बता रहा था, वो बहुत मैटर करती है इसमें। वो चीज आई थिंक हेल्प कर जाएगी। उससे आपका ऑप्शनल क्या है? अच्छा, ओके। जैसे एंथ्रोपोलॉजी में हम बता सकते हैं कि कुछ टॉपर्स के चैनल से, नेहा गोयल मैम का चैनल है, उसमें आपके लिए यूजफुल हो सकता है कि उसमें क्वेश्चंस आते हैं, मैम डालती है जो पीवाईक्यू में फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस है, और उसके अच्छे सैंपल आंसर तो नहीं डालती, पर लोगों को लिखने को बोलती है, उसमें से बेस्ट आंसर पिन कर देती है। तो इस तरीके के कुछ सोर्सेस फिगर आउट हो जाते हैं जहां मेजर मेजर क्वेश्चंस के आपको मिल जाएंगे आंसर्स, तो वहां से रेफर कर लो, है ना। मेरे में कंटेम्परेरी रेलेवेंस देना बेनिफिट है क्या? थ्योरी यार हाँ, मतलब इतना नहीं करता है, मतलब पहले तो तुम एड्रेस कर लो वाला क्वेश्चन जो है पूछा है। मैंने अभी वो नेहा गोयल मैम के इसमें वही देखो, हाँ वो डालती हैं वैसे कि उनका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लास्ट में आप डालते हैं,
लेकिन जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपके पास लिखा हुआ है पहले से तो ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है एग्जाम के टाइम पे ना बहुत अजीब से क्वेश्चन आते हैं और जो मुझे नहीं समझ में आता है क्या लिखना है, तो पहले एड्रेस कर दो क्वेश्चन को, ठीक है, उसके बाद फिर अगर तुम्हारे पास है तो लिख दो, नहीं तो छोड़ो। पहले एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वेश्चन को, वो आई थिंक मुझे समझ में आ रहा है पेपर 2 में स्पेशली बहुत, क्योंकि पेपर 2 में यार इस बार क्योंकि क्वेश्चन आप लोग ने देखा होगा इस बार पेपर 2 टफ आया था बहुत ज्यादा, तो उसमें इसलिए बहुत सारी चीजें पता ही नहीं थी, तो अगर तुम्हें बेसिक चीजें ही तुम एड्रेस कर पा रहे हो तो वो आगे बढ़ो, मतलब बेसिक लिखो और आगे बढ़ो वाला फंडा था इस बार तो। हम्म फिर और ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस? है कुछ कुछ क्वेश्चन, एक तो यही बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फैक्ट्स ये सब के लिए अलग से प्रिपरेशन कैसे करें, ये पूछ रहे हैं। तो I think अलग से तो यार देख लो, मतलब मिल जाते हैं सोर्सेज ऑनलाइन ऑनेस्टली। चैट जीपीटी भी है अब तो, निकाल लो क्या चाहिए। और हाँ यार चैट जीपीटी आई थिंक बहुत ज्यादा यूजफुल है, हाँ, तो अभी के टाइम पे तो भाई वो चैट जीपीटी specific- कुछ भी, मतलब आई थिंक एंट्रो में भी हाँ, कोई भी ऑप्शन में, सोशियोलॉजी में सब जगह थिंकर्स का नाम आपको ढूंढना है, वो आपको अच्छे से बता देता है, तो वो यूज करो यार वैल्यू एडिशन के लिए। और और उसकी नहीं नहीं नहीं, सोल्यूशन पे नहीं रिलाई करो, हाँ इन्फॉर्मेशन पे भी थोड़ा बहुत जेनरिक तो दे ही देगा। अब जैसे तुम्हें कोई स्टडी समझ नहीं आ रही है एंथ्रोपोलॉजी की स्पेसिफिकली, तो पूछ ली कि इसका हाँ क्या है, वो उतना करते हैं हम। हाँ आंसर ही लिखवा रहे हो वो भी लिखवा सकते हो, बट जीएस में काम कर सकता है, करते क्योंकि रहते जीएस हैं। थोड़ा वही है ना, जनरल स्टडीज है, स्ट्रक्चर पता चल जाता है एक्चुअली। प्रॉम्प्ट्स अच्छे दो उसको, प्रॉम्प्ट्स हाँ प्रॉम्प्ट मैटर इंपॉर्टेंट करता है, मतलब कि हमें ऐसा आंसर चाहिए जो क्रिस्प होना चाहिए, है। हाँ बुलेट पॉइंट्स में होना चाहिए, हाँ मल्टी डायमेंशनल होना मल्टी चाहिए, डायमेंशनल होना चाहिए। ट्राई एंड कवर। और उसको इनफैक्ट जीएस का सिलेबस अपलोड कर दो कि इस सिलेबस के डायमेंशंस को कवर करता हुआ हाँ होना चाहिए। हमने भी ट्राई नहीं किया, पर कर आप बोल रहे सकते थे ना कि हो। आपके कोई फ्रेंड है जो अच्छे से पीयर रिव्यू नहीं कर सकता या फिर सही से नहीं हो रहा, वो जीपीटी आप लोग को हेल्प कर देगा अरे हाँ यार, सब कि करते आप हैं अपना सोचो लिखो और फिर जीपीटी को बोलो ये आंसर लिखने के लिए, तो वो आपको हेल्प करेगा उसमें बहुत ज्यादा। यार। टॉपर्स आंसर्स अपलोड कर दो, बोल दो ये स्टैंडर्ड है और हाँ इस स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे चेक कर दो, कर देगा। तो भाई वही है, टेक्नोलॉजी को तो यूज करना चाहिए अभी तो भाई। हम्म अभी बाकी कुछ इसमें ये पूछा बहुत कि वो प्रीलिम्स एनालिसिस का जो एक्सरसाइज है वो कब करना चाहिए, तो आई थिंक अभी करना चाहिए। अभी अभी जस्ट हुआ है प्रीलिम्स, तो आई थिंक क्वेश्चंस याद रहते हैं क्या हुआ है क्या गलत किया हमने, तो अभी करना चाहिए जो भी अभी कर देना चाहिए। हाँ वो एक्सरसाइज अभी कर लो यार। आप लोग हो रहा है नहीं हो रहा है से फर्क नहीं पड़ता, बट कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बॉर्डर लाइन पे भी आज कर लो, बहुत परफेक्ट डे है। परफेक्ट। मेंस और एंथ्रोपोलॉजी की स्ट्रेटेजी पता है? मेंस स्ट्रैटेजी तो देखो ब्रॉडली हमने बताई दी आई थिंक, है ना? हाँ एंथ्रोपोलॉजी का अलग से बताना पड़ेगा, अभी तो यहाँ रेलेवेंट नहीं होगा इतना, हाँ तो चलो ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में हमने करणदीप सर की टेस्ट सीरीज ली थी, हाँ उनका तो वो और सबसे आई थिंक हमें एकदम बहुत अच्छे ज्यादा से हेल्प कवर कर लिया, एक एक वीडियो देख लिया, उसके ही नोट हाँ बना लिए, एंथ्रोपोलॉजी में उसी हमने को पढ़ लिया, हाँ हो गया उससे। आई थिंक उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि हमने इस बार किया था, जो सर भी बोलते थे कि यार तुम वीडियो देख लो पहले पूरा, ठीक है, उसके बाद आंसर लिख लेना, तो हमें लगता था यार फिर मतलब क्या रहा, लेकिन उससे एक बहुत फायदा होता है कि आपका आप वैल्यू एडिशन कर लिए पहले आंसर में, फिर आप जो आंसर लिख भी दोगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपने पूरा 6-7 जितने वीडियो रहते हैं पूरा वीडियो का आप जितना भी निचोड़ सकते हो पूरा कंटेंट निचोड़ लिया आपने, और समझ में अच्छे से आता है। सर का एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाते हैं सर, तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हाँ और कुछ या कंक्लूड कर? करंट बाकी आप लोग को कुछ और सिग्निफिकेंट डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, बाकी आप लोग को कुछ अलग टेलीग्राम चैनल लिंक तो हम डाल देते हैं, टेलीग्राम। और एक्सेल शीट का भी लिंक हाँ, पूछ रहे हैं तो वो डाल हाँ सीएससी अनफिल्टर्ड विथ सानिया एंड शशांक, ऐसे कुछ नाम है, हम डाल भी देंगे। हाँ डाल देते हैं, इनको बोल देते हैं हाँ। अ, ठीक है, बाकी हम शीट्स के लिंक्स भी बोल देते हैं, हो सकता है आपको यूजफुल, वैसे डायरेक्टली यूजफुल दोनों शीट्स नहीं है, आपको उस पैटर्न में खुद की शीट्स बनानी पड़ेगी, वो ही होगा, तो यू कैन डू दैट। ठीक है, एक क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड, वो यही बोल रहे हैं कि आप लोग ने साथ में प्रिपरेशन किया बट मार्क्स में डिफरेंस आया है, तो मार्क्स में यार यही है उसकी नहीं। हाँ बता बता। हाँ हमने साथ में प्रिपरेशन किया है, पर हमारे मार्क्स में डिफरेंस आया। हाँ मैं बता रही हूँ, वो फैक्टर्स के कारण है। कहाँ गया भाई यार, ये चीजें होती है जिनके कारण डिफरेंस आता है, हमें लगता है। और डिफरेंस हमारा बहुत, तुम लोग अगर देखोगे हमारे मार्क्स में डिफरेंसेस, तो वो ऐसे है कि जीएस 1 और 2 में शशांक के मुझसे 10-10 नंबर ज्यादा है, 3 और 4 में मेरे इससे 10-10 नंबर तो टोटल हमारा टोटल 401 ही है, लेकिन ऐसे में इसके मुझसे ज्यादा है, एंथ्रो में मेरे इससे ज्यादा है, तो वो डिफरेंस हाँ वो हमें भी accept नहीं करना पता रहता पड़ता है क्यों क्यों आ रहा है, बस आप खुद की एनालिसिस करो वही रहता है। अब जैसे मुझे इस बार समझ में आ रहा है पेपर 2 एंथ्रोपोलॉजी में बहुत टफ आ गया, तो मैंने जनरल आंसर्स लिखे और आई थिंक सभी ने जनरल आंसर्स लिखे, बट कुछ को ज्यादा मार्क्स मिले हैं कुछ को कम मार्क्स मिले हैं मुझे। स्पेसिफिक कुछ स्टडीज तुम्हें उस वक्त स्ट्राइक हो गई, हाँ बन strike गई, कर गई या बन गई है तुम, हाँ और या फिर बहुत बार ये भी रहता है कि तुमने स्टार्टिंग के आंसर अच्छे लिख दिए, तो जो एक माइंडसेट बन गया एग्जामिनर का कि भाई ये तो अच्छा लिख रहा है तो इसको अब मार्क्स दे देंगे हम,
तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। होता ही तो उसके कारण आई थिंक ये डिफरेंस है और कुछ नहीं, मुझे तो लगता है नहीं नहीं है। ठीक है। तो करंट अफेयर अप्रोच एक बचा है बस। करंट अफेयर आप लोग को भी डाउट था कि किसी को करंट अफेयर का अप्रोच कुछ ऐसा? यार करंट अफेयर का तो मैं वही बोल रहा था, हमने ज्यादा इतना नहीं किया। न्यूज़पेपर आई थिंक सबसे बेस्ट रहता है इसके लिए। और अगर लास्ट में अगर न्यूज़पेपर रेगुलरली नहीं हो पाता, जैसे हमने भी नहीं किया था रेगुलरली, तो ही रहता है लास्ट में अगर आपको पीटी ऊपर ऊपर से देखना है, मतलब बहुत ऊपर से, हाँ डिटेल इंडेक्स में जाना ही नहीं है। मतलब इंडेक्स से देखो पहले कि क्या रिलेवेंट, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इरेलीवेंट चीजें डाल देते हैं कोई, जो कि सेंस ही नहीं बनाता है। तो भाई जो रेलेवेंट है वही पढ़ो बस। ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए बेसिक डेटा, बेसिक चीजें, क्योंकि वो यही पूछता है यूपीएससी कि गवर्नमेंट मतलब इंडिया का क्या लार्जेस्ट कंज्यूमर, कितने एनर्जी में कौन से नंबर पे एनर्जी कंज्यूमर, तो तुम्हें पता होना चाहिए थर्ड लार्जेस्ट है। ऐसे वो करंट अफेयर्स पीवाईक्यू थीम से हो जाता है। हाँ वही। अगर तुम उसको ढंग से करोगे ना तो तुम इवेंचुअली वो यूजफुल करंट अफेयर्स वही पढ़ लोगे। हाँ। तो ये और बहुत सही चीज है। और न्यूज़पेपर में बस टच में भी रहोगे तो भी चलता है, मतलब डिटेल में एडिटोरियल एडिटोरियल बहुत डिटेल में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं। अनटिल आप मेंस की प्रिपरेशन करो तब आप एग्जांपल्स के लिए यूज कर सकते हो, या इन डेप्थ थोड़ी एनालिसिस करने के लिए यूज कर सकते हो। बट अगर प्रीलिम्स स्पेसिफिक बोलूं मैं, तो भाई बहुत ज्यादा वैसा है कि ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। जैसे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था एआई समिट में, इतना ही पता होना चाहिए था इस बार, और कुछ ज्यादा नहीं पता होना चाहिए था। बाकी वो तो मैगजीन में कवर करवा ही देते हैं, तो ब्रॉड ब्रॉड चीजें पता होनी चाहिए। बस यार हो गया। ठीक है, तो यही कंक्लूड करते हैं हम दोनों सेशन। थैंक यू वाली स्लाइड अब वो खुल रही है, नहीं मतलब ठीक टाइम लग जाए खुलने में, तो जो भी है। थैंक यू सो मच। और आप लोग को और कुछ भी डाउट होगा तो बस है ना, और कुछ डाउट है तो आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, मतलब हम उसमें हम ऐसे भी डालते रहते हैं स्ट्रैटेजी, जो भी अगर कुछ रहता है जितना हमें पता है वो हाँ। डाल ही दिया है। ठीक है, चलो ओके।